हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैनल एमएसए के इंस्टीट्यूट आईसीएसई 10 2024 एंड 25 बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर बायोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट के लिए वर्क कर रहा है, जो कि तुम लोग के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा। अगर तुम लोग को लगे कि सच में हमारा चैनल तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है और तुम लोग के लिए वीडियो बहुत ज्यादा फायदेमंद है, तो तुम लोग हर वीडियो के लिए ₹10 एज गुरु दक्षिणा पेड कर सकते हो अगर पॉसिबल हो तो। साथ ही साथ जो बच्चे पेड करेंगे, पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना नाम, क्लास और उस सेट का नंबर उसी पेमेंट वाले नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, ताकि अगर उस क्वेश्चन में कोई डाउट रहे, उस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन में अगर तुम लोग को डाउट रहे, हमको जब मैसेज करोगे तो हम उस क्वेश्चन को यानी कि उस तुम्हारे डाउट को पूरा क्लियर कर पाएंगे। हेलो स्टूडेंट, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आईसीएसई क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का वो पार्ट है जो कि खूब इंटरेस्टिंग है, लेकिन बच्चों को थोड़ा डरावना लगता है। पर डरावना लगने का कोई बात नहीं है। मेरे हिसाब से अगर तुम ऑर्गेनिक समझ जाते हो तो ऑर्गेनिक जो है पूरे केमिस्ट्री बुक का सबसे इजी और इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, पहला। और दूसरा फायदा का ये बात है स्टूडेंट लोगों के लिए कि ये अकेला ऐसा चैप्टर है जो 14 मार्क्स कवर करता है। सोचो, तुम्हारे क्लास 10 में 2024-25 का जो एग्जाम होगा उसमें 14 मार्क्स का कवर होगा। तो उस हिसाब से भी ये चैप्टर हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, और नॉलेज के लिए भी ये चैप्टर हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग इस चैप्टर को 2 से 3 पार्ट में कवर करेंगे। ये जो तुम लोग के लिए वीडियो होगा बहुत फायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो 2024 एंड 25 के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, जहाँ से तुम अच्छे से मार्क्स भी कैरी कर पाओ। एक्स्ट्रा उतना ज़्यादा अभी फिलहाल पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। जितना हम लोग के सिलेबस में है और जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम लोग वही सब पढ़ेंगे। हम लोग इस चैप्टर को कम से कम 2 से 3 पार्ट में कवर करेंगे। 2 से 3 पार्ट में। पार्ट 1 में हम लोग कवर करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, जो कि जानना तुम लोग के लिए बहुत जरूरी है। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में सीखेंगे, उसका यूनिक नेचर कार्बन एटम का, उसके बाद हाइड्रोकार्बन, एंड ऐसे कर करके हम लोग नॉमेनक्लेचर में पहुंचेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर 2024 एंड 25 भी डिस्कस करेंगे। तो तुम लोग को ये ऊपर से नीचे तक पूरा ये पार्ट समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद जा करके तुम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। कुछ बच्चा लोग क्या करेगा, बिना समझे, बिना पूरा नोट्स को सुने, बिना डिस्कशन को समझे, वो डायरेक्ट क्वेश्चन में चला जाता है। अब बिना पढ़े, बिना स्टडी किए अब तुम अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो जाहिर सी बात तुमको तो टफ लगेगा, और फिर हम लोग हल्ला करते फिरेंगे, सर ऑर्गेनिक बहुत हार्ड है, ऑर्गेनिक बहुत हार्ड है, हम छोड़ देंगे एग्जाम में ऑर्गेनिक। ऐसा नहीं है। तो तुम लोग अच्छे से पूरे डिस्कशन को समझना, खूब आराम आराम से, एक बार, 2 बार, 3 बार अगर जरूरत पड़े तो उसको अच्छे से सुनो, वीडियो को बार बार इसको रिवाइज करके समझते रहो। उसके बाद क्वेश्चन करना, डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं जाओगे तुम लोग। तो चलो पहले हम लोग आते हैं इसके इंट्रोडक्शन में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक? द ऑर्गेनिक इज रिलेटेड टू द pertaining to life. The organic means pertaining to life. Now, what is the meaning of pertaining? Pertaining means related to life. The word organic means pertaining to life. Pertaining means related या फिर relating to life. तो वर्ड ऑर्गेनिक जो है वो लाइफ से रिलेटेड, लाइफ से, लाइफ यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल एंड प्लांट, एनिमल, प्लांट और भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उससे रिलेटेड। When the little chemistry was known, जब हम लोग को बहुत कम केमिस्ट्री पता था तो उस टाइम में सबको लगता था कि कार्बोहाइड्रेट जैसे शुगर है, स्टार्च है, विटामिन, प्रोटीन, उसके बाद में यूरिया, ऐसा बहुत सारा कंपाउंड है, सिर्फ हम लोग को लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलता है। और एक कोई वाइटल फोर्स है नेचर का, जैसे हम लोग बोल सकते हैं ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, ये जो है हम लोग को ये सारा कंपाउंड जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही हम लोग को दे रहा है। अब चूंकि ये सारा कंपाउंड चूंकि हम लोग को लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता था, इसीलिए इसका नाम रखा गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो कंपाउंड को लैब में बनाया गया, दोज कंपाउंड आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे 2 हिस्से में हम लोग डिवाइड किए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या था, जो हम लोग को लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता था, जिसको लैब में नहीं बना सकते थे, उसका नाम रखा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जिसको लैब में बनाया गया, जैसे ब्लू विट्रियोल, कार्बोनेट्स, एसिड,
जैसे नाइट्रिक एसिड, वो जो लैब में बनाएगा उसका नाम रखा गया इनऑर्गेनिक एसिड। And the branch of study which deals with the organic compound were called organic chemistry. And the branch of chemistry which deals with the inorganic compound were called inorganic chemistry. ये सब चीज ठीक चल रहा था, लोग सेटिस्फाई भी थे। जब उस टाइम के साइंटिस्ट लोग बताए कि देखो भैया ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लोग पूछे सर क्यों? क्योंकि देखो ये हम लोग को लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, लैब में नहीं बना सकते हैं, इसीलिए इसका नाम ऑर्गेनिक है। तो लोग उस टाइम उसके डेफिनेशन से सेटिस्फाई थे। लेकिन प्रॉब्लम उस टाइम स्टार्ट हुआ जब 1828 में एक जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक वोलर देखो 1828 में एक जर्मन केमिस्ट आते हैं फ्रेडरिक वोलर, वो एक कंपाउंड बनाते हैं लैब में। सर कौन सा बड़ा बात है, वैसे भी तो बहुत सारा कंपाउंड लैब में बन रहा था, नहीं ये कुछ स्पेशल था। स्पेशल क्या था इसमें? ये बनाए थे यूरिया। तो सर उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे यूरिया जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये हम लोग को लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता था, पर इसको जाकर के लैब में बना दिया गया। लैब में सर कैसे बनाए? बनाए अमोनियम साइनेट से, NH4CN। अमोनियम साइनेट को जाकर के वो हीट कर दिया, जैसे हीट किया तो बनाया CONH2 होल ट्वाइस, यानी कि यूरिया बना दिया। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि यूरिया पहले ऑर्गेनिक था, क्यों? क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता था। लेकिन अब यूरिया का दो स्ट्रक्चर आ गया, एक यूरिया हम लोग को लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिला, दूसरा इसको लैब में बना दिया गया। पुराने डेफिनेशन के हिसाब से जिसको तुम लैब में बनाओगे उसको इनऑर्गेनिक बोलेंगे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेगा उसको ऑर्गेनिक बोलेंगे। अब यूरिया जो है झमेला स्टार्ट करवा दिया, क्योंकि यूरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहा था, दैट्स वाई ऑर्गेनिक। लेकिन जो है फ्रेडरिक वोलर साहब इसको लैब में बना दिए, तो उस हिसाब से ये तो इनऑर्गेनिक होना चाहिए। अब भाई एक कंपाउंड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों साथ में कैसे हो सकता है? अब हो गया झमेला स्टार्ट। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूरिया ही प्रॉब्लम क्रिएट किया, उसके बाद में 1845 में एक और साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम है कोल्बे। कोल्बे जो है वो आकर के एसिटिक एसिड बना देते हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH। अब देखो ये भी हम लोगों का ऑर्गेनिक था, क्योंकि ये भी हम लोग को नेचर से मिलता था, लेकिन इसको भी कोल्बे साहब जाकर के लैब में बना दिए। अब क्या बोले इसको, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? कहानी यही खत्म नहीं होता है। 1856 में बर्थेलोट आते हैं, बर्थेलोट आकर के अमोनिया ये मीथेन बना देते हैं, CH4 मार्च गैस बना देते हैं। पहले ये भी नेचर से सीख मिलता था, लेकिन इसको लैब में बना दिया गया। अब हो गया झमेला स्टार्ट। अब ऐसा होता है कि झमेला खत्म करने के साथ सारा कंपाउंड में आग लगा दें, ना ये कंपाउंड रहेगा लैब वाला, ना कोई झमेला रहेगा, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। तो उस टाइम में ऑर्गेनिक के डेफिनेशन को ही चेंज कर दिया गया इस झमेले को खत्म करने के लिए, क्योंकि ये ऐसा कंपाउंड है जो लिविंग ऑर्गेनिक से मिल रहा है, लैब में बना रहे हैं। अब भैया ऑर्गेनिक बोले इनऑर्गेनिक बोले, तो एक काम किया गया, जो पुराना डेफिनेशन था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उस डेफिनेशन को ही चेंज कर दिया गया। पहले बोला जाता था जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेगा उसको ऑर्गेनिक बोलेंगे, अब खत्म। अब नया डेफिनेशन आता है कि ऑल दोस कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन, जिसमें कार्बन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक बोलेंगे। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अब डेफिनेशन को चेंज किया गया, ये हो गया स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी कि जिस जिस कंपाउंड में कार्बन आइटम होगा वो हम लोग का ऑर्गेनिक होगा, एंड द ब्रांच ऑफ स्टडी कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन बाद में फिर इसको भी चेंज किया गया, फिलहाल अभी हम लोग यहीं रुकेंगे इसमें। तो जितना भी कार्बन कंपाउंड वाला होगा, कार्बन वाला जितना कंपाउंड होगा वो हम लोग का ऑर्गेनिक होगा। सही में अभी भी दुनिया में जितना भी हम लोग का देखा जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा, सब में देखो कार्बन है। लेकिन हाँ कुछ कंडीशंस था, इसमें कार्बन वाला अगर ऑक्साइड रहेगा तब भाई वो हम लोगों का ऑर्गेनिक नहीं होगा। जैसे CO2, देखो CO2 में कार्बन है ना, लेकिन चूंकि कार्बन का ऑक्साइड से तो बोला गया ये ऑर्गेनिक नहीं होगा। उसके बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी कार्बन का ऑक्साइड है, ये भी ऑर्गेनिक है। हालांकि देखो कार्बन है, लेकिन चूंकि ये कार्बन का ऑक्साइड है, दैट्स वाई ऑर्गेनिक नहीं है। ये उन लोग का डेफिनेशन था, ये हम लोग नहीं बोले, ये उन लोग का डेफिनेशन था। फिर बोला गया कि अगर कोई कार्बोनेट है जैसे Na2CO3,
ये हो गया देखो हम लोग का सोडियम कार्बोनेट। अब देखो यहाँ पे कार्बन है ना, लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनिक नहीं है इन लोग के डेफिनेशन के हिसाब से, जो पहले वाले डेफिनेशन के बाद में आया। अब देखो ये कार्बन है, लेकिन चूंकि कार्बोनेट के फॉर्म में है तो ये भी हम लोग का ऑर्गेनिक नहीं होगा। तो ये था पुराने डेफिनेशन के बाद का नया डेफिनेशन। इसमें क्या था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड, लेकिन किसको इसको हम लोग छोड़ देंगे, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, मेटालिक कार्बोनेट, उसका साइनाइड वगैरह को छोड़ करके। ये था हम लोग का न्यू डेफिनेशन। अब चूंकि देखो अब अभी के हिसाब से, यानी कि इस डेफिनेशन के हिसाब से कार्बन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलो कार्बन के बारे में थोड़ा स्टडी हो जाए भाई, जब चूंकि कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है तो कार्बन के बारे में कुछ स्टडी होना चाहिए। तो चलो कार्बन का हम लोग कुछ नेचर देखते हैं। वैसे तो कार्बन जो एलिमेंट है उसका देखो बहुत सारा इंपॉर्टेंट नेचर है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो उसका यूनिक प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, विच डिफरेंशिएट द कार्बन फ्रॉम अदर एलिमेंट, वो ये दो रहेगा। एक रहेगा टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। कार्बन का 4 वैलेंसी होता है। अब पहले समझ लीजिए वैलेंसी क्या होता है, कुछ बच्चे लोग क्लियर होगा, कुछ बच्चे लोग वैलेंसी के बारे में नहीं जानता होगा। देखो हम लोग जानते हैं कि जितना भी एटम्स होता है वांट टू बिकम ऑक्टेट, वो ऑक्टेट होना चाहता है या ड्यूप्लेट होना चाहता है, यानी कि वो स्टेबल होना चाहता है कि मेरे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। उस चक्कर में कुछ एटम्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देता है, कुछ गेन कर लेता है, कुछ शेयर कर लेता है। जैसे एग्जांपल देखो, अगर हम बात करें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके सेल बाद वाले सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ऑक्सीजन ऑक्टेट बनना चाहता है, उसके लिए उसको अपने आउटर मोस्ट सेल में और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तब ना ये 8 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू बिकम ऑक्टेट। अब चूंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर। उसी तरह अगर हम बात करें सोडियम, सोडियम का अगर तुम कन्फिग्रेशन करोगे तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 1। अब देखो सोडियम ऑक्टेट बनने के लिए क्या करता है, अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को 1 को लॉस कर देता है। अब चूंकि देखो जैसे 1 को लॉस करेगा तो उसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8, तो ये ऑक्टेट बन गया ना। अब देखो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है ना, तो कोई भी आइटम जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वही उसका वैलेंसी होगा। तो सोडियम का वैलेंसी कितना हो गया, 1, और यहाँ पे ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हो गया, 2। लेकिन कुछ ऐसा आइटम होता है जो ऑक्टेट बनने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट था हम लोग का कार्बन। कार्बन का अगर तुम लोग कन्फिग्रेशन करोगे तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में 4। अब सवाल है कि सर कार्बन इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या गेन करेगा, नहीं लॉस करेगा नहीं गेन करेगा, ये क्या करेगा, शेयर। अगर आउटर मोस्ट सेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, 5, 6, 7 होगा, तो वो गेन करेगा, और अगर 4 से कम रहा, 1, 2, 3 रहा तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। 5, 6, 7 रहा तो गेन करेगा, 1, 2, 3 रहा तो लॉस करेगा। लेकिन जब आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो शेयरिंग करेगा। कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 1, 2, 3, 4। जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो यहाँ पे देखो कोई 4 अलग अलग एलिमेंट इसके साथ शेयरिंग करने आएगा, तो जैसे शेयरिंग करेगा बॉन्ड बनेगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी बॉन्ड बनेगा। यानी कि कार्बन एटम 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड कैसा होता है, बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो कार्बन देखो 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रा वैलेंट। दूसरा इसका यूनिक प्रॉपर्टी होता है कैटेनेशन। कैटेनेशन के माने क्या होता है, कार्बन कार्बन एटम लिंक इटसेल्फ, कार्बन कार्बन एक दूसरे से लिंक बनाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, एंड फॉर्म अ वेरी लॉन्ग चेन, बहुत बड़ा चेन बनाता है। ये कार्बन में सिर्फ अकेला एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है, जैसे हम लोग के पास में ढेर सारे एलिमेंट है, अगर हम लोग कोई भी अलग अलग एलिमेंट को ज्वाइन करेंगे या कार्बन छोड़ के कोई अलग एलिमेंट सेम एलिमेंट को अगर ज्वाइन करेंगे ना, तो बहुत लंबा चेन नहीं बना सकते। जैसे कंपाउंड का चेन लंबा होता है ना, वो वीक हो जाता है, वो ब्रेक हो जाएगा हल्का सा कोई फैक्टर की वजह से। लेकिन कार्बन जो है बहुत बड़ा चेन बनाता है। जैसे देखो कार्बन 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 कार्बन, ये कनेक्ट होकर के वेरी लॉन्ग चेन फॉर्म करेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटिनेशन। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, यहाँ पे एग्जाम में जिस तरह क्वेश्चन रहेगा, जैसे आइडेंटिफाई दी फॉलोइंग या नेम दी फॉलोइंग करके रहता है, तो लिखा रहेगा जैसे आइडेंटिफाई दी फॉलोइंग, उसके बाद रहेगा यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक इटसेल्फ टू फॉर्म अ वेरी लॉन्ग चेन, उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए।
तो उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, कैटेनेशन। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब देखो जब ये लोग अपना चेन बनाता है तो चेन बनाने का भी बहुत सारा स्टेप रहेगा। ये चेन कभी लॉन्ग चेन बना सकता है स्ट्रेट लाइन में, कभी ब्रांच हो सकता है, कभी साइक्लिक हो सकता है। जैसे देखो कार्बन अगर स्ट्रेट लाइन में ऐसे ज्वाइन हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट लाइन फॉर्म। फिर देखो कभी कभी ब्रांच में भी कनेक्ट हो सकता है। देखो जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, एक नया ब्रांच यहाँ पे 4 निकल गया, यहाँ पे बीच में आ गया, तो ये हो गया हम लोग का स्ट्रेट, ये हो गया ब्रांच्ड। अच्छा, ये स्ट्रेट और ब्रांच जो देख रहे हैं इसको हम लोग एलिफैटिक भी बोलते हैं। एलिफैटिक, एलिफैटिक मतलब होता है ना ओपन चेन। ओपन देखो ये ओपन है ना, लेकिन ये साइक्लिक फॉर्म भी करता है। जैसे ये वाला देखो ये साइक्लिक हो गया ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड। साइक्लिक बोलेंगे और साथ में बोलेंगे क्लोज चेन बोलेंगे। ये ओपन है इसलिए इसको हम लोग एलिफैटिक बोलते हैं। एलिफैटिक मतलब ओपन चेन, और ये हो गया साइक्लिक यानी कि क्लोज। तो देखिए कार्बन कितना कितना फॉर्म में आपस में कनेक्ट हो सकता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। अच्छा, जब कार्बन कार्बन आपस में देखो कनेक्ट होता है तो वो डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है और सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम 2 कार्बन बनाते हैं, जैसे 2 कार्बन हम बनाए। अब 2 कार्बन है, जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं C2H6 का। C2H6 समझ लो ये इथेन है, इथेन आगे समझोगे इसको, जैसे कि एग्जांपल लिए आगे इसका डिटेल है। इथेन एक कंपाउंड, उसका नाम है इथेन। तो यहाँ पे देखो 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन। तो अगर 6 हाइड्रोजन है तो अगर हम ऐसा करें कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड हम दे दें और यहाँ पे ऐसे इस तरह बॉन्ड दे दें, ऐसे ऐसे बॉन्ड दे दिया, तो देखो यहाँ पे 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन ना, तो बाकी बॉन्ड में मान लेते हैं हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे C2H6 आ गया, यानी कि हम लोग का इथेन का फॉर्मेशन हो गया। कार्बन कार्बन के बीच में देखो सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अगर हम इथेन की जगह अगर इथीन ले लेते हैं, इथेन की जगह अगर इथीन होता यानी कि C2H4 अगर होता, तो देखो क्या होता, यहाँ पे अगर हम ऐसे अगर देते हैं 1 2, यहाँ पे 1 2, यहाँ देखो 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन हो गया ना, 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गया। अब अगर इसके बीच में अगर हम सिंगल बॉन्ड देते हैं तो देखो कार्बन टेट्रावैलेंट तो नहीं हो पाया, और हम लोग जानते हैं कि कार्बन के पास में आसपास में 4 बॉन्ड बनता है, पर देखो यहाँ पे 3 ही बॉन्ड बना ना। आप बोलोगे सर कौन सा बड़ा बात है, लीजिए एक तो आप बॉन्ड देके हाइड्रोजन दे दीजिए। अरे नहीं, तुम इस कंपाउंड को देखो ना, यहाँ पे 4 ही हाइड्रोजन है, तुम अपने मन से यहाँ पे एक तो यहाँ पे एक तो दे दोगे तो फिर तो इथेन बन गया, तुमको C2H4 देकर फायदा क्या होगा उसको। तो हम लोग ऐसे एक्स्ट्रा अपने मन से हाइड्रोजन या कोई भी सब्स्टिट्यूट हम लोग ऐसे नहीं ज्वाइन कर सकते। उस केस में क्या होता है, कार्बन एक नया बॉन्ड अपने बीच में ही बना लेता है। इससे देखो क्या हो गया, C2H4 सेटिस्फाई हो रहा है और साथ में देखो कार्बन का 4 हाथ भी हो गया, यानी कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था ना ये लोग फिर आपस में शेयर कर लिया। वैसे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग था, एक एक और इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लिया, तो कार्बन कार्बन के बीच में देखो कैसा हो गया, डबल बॉन्ड बन गया। उसी तरह अगर हम तुम लोग को इथाइन दे देते, इथाइन जिसको हम लोग एसिटिलीन भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है C2H2। अब इसका बोलेंगे स्ट्रक्चर बनाओ तो ऐसे करोगे C। अब देखो 2 ही हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन जैसे यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिए। अब देखो कार्बन को तो 4 हाथ बनना था, यहाँ तो एक ही हाथ बना, तो एक काम करते हैं कार्बन कार्बन को एक हाथ से कनेक्ट करते हैं, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया दोनों, तो अभी भी देखो कार्बन का 2 ही हाथ बना। हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा हाथ देकर के हाइड्रोजन या कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं बैठा सकते हैं, तो एक काम करेंगे एक और बॉन्ड दे देंगे, बोलेंगे सर लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लिया, पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन अभी भी 3 हाथ हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे एक एक और इलेक्ट्रॉन आपस में लोग शेयर करवा देंगे इन लोग को। इससे क्या हो गया, ये लोग देखो 3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया और एक एक जो है हाइड्रोजन के साथ बना लिया ये लोग। इस हिसाब से देखो कार्बन का 4 हाथ हो गया, यानी कि कार्बन यहाँ पे टेट्रावैलेंट का प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कार्बन जब कैटेनेशन फॉर्म करता है तो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहता है वो यही रहेगा, आइडेंटिफाई करने बोलेगा प्रॉपर्टी को इन विच द कार्बन लिंक इटसेल्फ टू फॉर्म अ वेरी लॉन्ग चेन। द आंसर इज कैटेनेशन। अब हम लोग आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और हम लोग का प्यूरिफाई यानी कि फिल्टर मारा हुआ डेफिनेशन। अब इसको पहली बार से और ज्यादा फिल्टर करके लाया गया इस डेफिनेशन को। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखो डेफिनेशन ऐसा है, डिफाइन एज द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी कि हम लोग जितना भी हाइड्रोकार्बन के बारे में स्टडी करते हैं या उसके डेरिवेटिव्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं तो इसका मतलब वो क्या है, तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब पहले समझ लो इसमें हाइड्रोकार्बन क्या होता है। दोज कंपाउंड्स दैट कंटेन्स ओनली द कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। एज फॉर एग्जाम्पल CH4, भाई नाम तो सुनो इसके बारे में, CH4 क्या है, मीथेन है। देखो CH4 क्या है, मीथेन।
अब देखो इसमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन हुआ। फिर देखो C2H6, C2H6 यानी कि इथेन, ये भी फ्यूल है। तो इथेन देखो इसमें भी देखो सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है ना, तो ये भी क्या हुआ, एक हाइड्रोकार्बन हुआ। उसके बाद में और भी बहुत सारा हम लोग का एग्जाम्पल है हाइड्रोकार्बन का। तो अगर तुम हाइड्रोकार्बन के बारे में स्टडी करते हो उसका मतलब तुम कहाँ हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एंड देयर डेरिवेटिव्स, अब इसका डेरिवेटिव्स क्या है, मतलब जैसे CH4 से यानी कि मीथेन से कुछ और हम बना दें, जैसे मीथेन से हम बना दिए CH3OH बना लिए, ये क्या हम लोग का, ये हम लोग का मिथाइल अल्कोहल है, मिथानॉल। तो देखो मीथेन से ला रहे हो ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन। उसके बाद में मीथेन से अगर कुछ ऐसा ला दिया, HCOOH ला दिया, यानी कि फॉर्मिक एसिड, ये क्या हम लोग का फॉर्मिक यानी कि मीथानोइक एसिड, मीथानोइक एसिड। तो देखो इसको मीथेन से ला रहे हो ना, तो ये वो हम लोग का हाइड्रोकार्बन, ये सब वो हम लोग का। इसके अलावा और बहुत सारा, जैसे हम HCHO ला दें, HCHO इसका मतलब होता है हम लोग का फॉर्मल्डिहाइड यानी कि मीथानल। तो स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर। अच्छा अब लोग आते हैं हाइड्रोकार्बन का भी देखो बहुत सारा डिवीजन है। ऐसा नहीं खाली हाइड्रोकार्बन बोल दिए मतलब काम खत्म, नहीं, हाइड्रोकार्बन का बहुत बड़ा दुनिया है, बहुत बड़ा दुनिया। लेकिन हम लोग थोड़ा छोटा दुनिया डिस्कस करेंगे क्लास 10 के हिसाब से। हाइड्रोकार्बन को भी हम लोग दो हिस्सा में डिवाइड करते हैं, एक होता है एलिफैटिक, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, और एक होता है साइक्लिक, साइक्लिक। तो हम लोग पहले डिस्कस किए ना, एलिफैटिक मतलब क्या होता है, ओपन चेन वाला, और साइक्लिक यानी कि जो क्लोज रहेगा। तो साइक्लिक का भी बहुत बड़ा दुनिया है, पर उस साइक्लिक के दुनिया से सिर्फ तुम लोगों को एक ही चीज के बारे में सीखना है, बेंजीन के बारे में सीखना है। बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेंजीन का, कुछ ऐसा होता है, देखो C बॉन्ड C, C बॉन्ड C, यहाँ पे बॉन्ड C, यहाँ बॉन्ड C। देखो C6 हो गया, अब H6 होता है। अच्छा पहले और डबल बॉन्ड दो, यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। इसमें एक H होता है, यहाँ पे एक H होगा, इसमें एक H होता है, यहाँ एक H होगा, यहाँ एक H होगा, यहाँ पे एक H होगा। तो देखो 6 कार्बन हो गया और 6 हाइड्रोजन हो गया। तो हाइड्रोकार्बन दो टाइप का होगा, एक होगा एलिफैटिक यानी कि जो लॉन्ग चेन रहेगा या ब्रांच रहेगा, और एक होगा साइक्लिक। साइक्लिक का भी दुनिया बहुत बड़ा, पर सिर्फ इसमें हम लोग बेंजीन के बारे में डिस्कस करते हैं, ये उसका स्ट्रक्चर, ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब जब हम आएंगे एलिफैटिक में, तो एलिफैटिक में थोड़ा डीप स्टडी है तुम लोग के सिलेबस में। एलिफैटिक को भी हम लोग पहले दो हिस्सा में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड। ये वर्ड देखो तुम लोग के लिए कोई नया नहीं है, तुम लोग बचपन से केमिस्ट्री में इसको घसते आए हो। जैसे हम लोग पढ़े हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब क्या होता है, जिसमें और कोई सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, सैचुरेटेड, और जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो पाएगा उसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का एग्जाम्पल कौन होगा, अल्केन, पढ़े होगे तुम लोग इसको, अल्केन। अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्केन, और कोई सैचुरेटेड नहीं है, अल्केन है, ये उसका फॉर्मूला। अच्छा एक और अच्छा बात ये है कि अल्केन को हम लोग पैराफिन भी बोलते हैं, पैराफिन, पैराफिन बोलते हैं। पैरा के माने क्या होता है, लेस, और एफिन्स यानी कि एफिनिटी, रिएक्टिविटी। तो हम लोग अल्केन को पैराफिन बोलते हैं क्योंकि अल्केन बहुत लेस रिएक्टिव होता है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन पैराफिन होता है, द आंसर इज अल्केन। पैराफिन मतलब क्या होता है, लेस रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव होता है क्योंकि सैचुरेटेड होता है। अच्छा अगर हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड का, तो अनसैचुरेटेड का हम लोग का दो डिवीजन आएगा, अनसैचुरेटेड में दो डिवीजन आएगा, एक होता है हम लोगों का अल्कीन और दूसरा होता है अल्काइन, अल्काइन। अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, और अल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, अल्काइन का फॉर्मूला। अच्छा जैसे हम लोग अल्केन को पैराफिन बोलते हैं, उसी तरह अल्कीन्स को हम लोग ओल्फिन्स बोलते हैं, ओल्फिन्स। ओल्फिन्स के माने होता है ऑयल फॉर्मिंग। अल्कीन चूंकि ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड होता है इसीलिए हम लोग इसको ओल्फिन बोलते हैं। अच्छा अब देखो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्केन है, इसका भी बहुत बड़ा फैमिली है, बहुत बड़ा फैमिली, जिसमें पहला मेंबर कौन होगा जरा देखो तो। पहला मेंबर यानी कि N का वैल्यू 1 बैठा हो इसमें,
तो n का वैल्यू जब वन बैठाएंगे तो हो जाएगा C1, तो 1 तो लिखते नहीं, बोका बोलेगा, 1 नहीं बैठाना। चलिए यहाँ भी n का वैल्यू 1 बैठा के देखो, तो 2 1 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। अरे CH4 ही तो जाना पहचाना हम लोग, कभी हम लोग डिस्कस किए इसके बारे में। तो CH4 देखो अल्केन फैमिली का पहला मेंबर है, इसका नाम है मीथेन। उसी तरह हम बोलेंगे बताओ तो दूसरा मेंबर इसका कौन है, यानी कि n का वैल्यू 2 बैठाओ। जैसे n का वैल्यू 2 बैठाओगे तो हो जाएगा C2। यहाँ पे n का वैल्यू 2 बैठाएंगे तो 2 2 4 प्लस 2 6, यानी कि C2H6। अरे वाह, ये तो इथेन है। उसी तरह इसका थर्ड मेंबर कौन होगा, C3H8 प्रोपेन। इसका फोर्थ मेंबर होगा C4H10 ब्यूटेन, एंड फिफ्थ मेंबर होगा इसका C5H12 यानी कि पेंटेन। ठीक है, क्या है, पेंटेन, बेंटेन नहीं बोले, ध्यान से, पेंटेन। ये है ब्यूटेन और ये है प्रोपेन, और ये तो हम लोग जानते हैं, बहुत बार इससे डिस्कशन हुआ है, मीथेन और इथेन। वैसे और बहुत है, अभी हेक्सेन है, सेप्टेन, ऑक्टेन, बहुत है, पर फिलहाल तुम लोग 5 के बारे में पढ़ना, 5 से ज्यादा तुम लोग का नहीं आएगा। अच्छा, अगर हम जरा बोले कि एक काम करो, मीथेन का जरा स्ट्रक्चर बना के दिखाओ तो मीथेन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो एक C है और 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4। अच्छा देखो, तो इसका कोई भी हाथ यानी कि कोई भी बॉन्ड खाली है कार्बन का, नहीं ना, देखो उसका चारों हाथ बिजी है, यानी कि ऑलरेडी इसका चारों इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो चुका है। तो यहाँ पे किसी न्यू कमर्स को आने का एंट्री है कि सर हम आकर के बैठ जाए, नहीं, पॉसिबल नहीं है। हाँ, रिप्लेसमेंट हो सकता है, जैसे कोई हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन बैठ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिना हटाए किसी को बैठ जाए, पॉसिबल नहीं है। तो अब चूंकि यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूट का या किसी भी कंपाउंड का एंट्री नहीं होगा, इसमें डिसॉल्व नहीं हो सकता, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड। हाँ, अगर कोई इसका हाथ खाली होता अगर, तो ठीक है, पॉसिबल था, कोई नया सब्स्टिट्यूट आके ऐड हो जाता तो उस टाइम अनसैचुरेटेड हो जाता, पर अभी ये क्या है, सैचुरेटेड है। फिर उसी तरह अगर हम बोले इथेन का स्ट्रक्चर बनाओ, तो इथेन में देखो 2 कार्बन है, तो C हाइड्रोजन कितना है 6, तो 1 2 3, यहाँ पर देखो 1 2 3। यहाँ देखो कार्बन का कोई भी हाथ खाली है, यानी कि कोई भी अनपेयर्ड या फिर अनशेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, नहीं है। तो यहाँ पर भी किसी भी नया सब्स्टिट्यूट का एंट्री नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्लियर। चलो अब हम लोग आते हैं अल्कीन की तरफ में। जैसे अल्केन का तुम लोग 5 यहाँ पे कंपाउंड लिखे हो, उसी तरह अल्कीन का भी ट्राई करो। लेकिन अल्कीन का जब पहला मेंबर लिखेंगे ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। सर कैसे इंटरेस्टिंग है, देखो अगर हम बोलेंगे अल्कीन का पहला कंपाउंड सोचो, तो तुम लोग n का वैल्यू क्या बैठाओगे 1, तो लिखेंगे C, पर यहाँ n की जगह 1 मत देना, क्योंकि 1 लिखेगा तो बोगा बोलेगा। फिर यहाँ पे H, n के लिए 1 बैठाएंगे तो 2 1 से क्या होगा 2। तो अल्कीन का पहला मेंबर कौन हो रहा है, CH2। देखो तो क्या ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, CH2 मतलब समझ रहे हो, C और इसमें 2 हाइड्रोजन। अब देखो इसका ये यहाँ पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि कार्बन सिर्फ 2 हाइड्रोजन के साथ में हो, नॉट पॉसिबल। इसीलिए अल्कीन का पहला मेंबर इथीन या मीथीन नहीं होता है, मीथीन बोल के कुछ नहीं होता है। जैसे यहाँ पे मीथेन था तो सोचो कि यहाँ पे मीथीन होगा, मीथीन बोल के कुछ नहीं होता है। तो इसका पहला मेंबर के लिए तुमको n का वैल्यू 2 सोचना होता है, तो n का वैल्यू अगर तुम 2 सोचते हो तो यहाँ पे h क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि इथीन। फिर अगर तुम 3 सोचते हो तो ये 6 हो जाएगा, प्रोपीन 4 8 ब्यूटीन, यहाँ पे पेंटीन, और ऐसे करके अभी आगे चलता चला जाएगा। अब देखो ये अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड क्यों है, देखो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तब समझ में आएगा। C2H4 का स्ट्रक्चर बनाओ, C2 मतलब क्या, 2 कार्बन, H4 यानी कि 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे एक ऐसे बॉन्ड आ गया, तब ना कार्बन का 4 हाथ कंप्लीट होगा। अब देखो यहाँ जो एक ये वाला जो बॉन्ड देख रहे हो, ये एक्स्ट्रा है ना, ये तो कार्बन मैंने मजबूरी में शेयर कर लिया है, क्योंकि और भी कोई सब्स्टिट्यूट वहां पे है नहीं, तो ये मजबूरी में लोग शेयर किया, नहीं तो एक एक शेयरिंग बहुत रहता है लोगों के लिए, एक एक कंपाउंड बहुत है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा इसलिए शेयर किया है क्योंकि वहां पे कोई एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूट नहीं था। अब इस केस में अगर मान लेते हैं कोई नया हाइड्रोजन या क्लोरीन या ब्रोमीन कोई भी अगर एंट्री मारे और बोले कि सर क्या हम यहाँ पे एंट्री मार सकते हैं बिना किसी को रिप्लेस किए, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करने का जरूरत नहीं है, इस बॉन्ड के जगह में कुछ नया सब्स्टिट्यूट आकर के बैठ सकता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, क्योंकि यहाँ पे एंट्री अभी चालू है, तो इसीलिए अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या था,
वहां पे एंट्री नहीं हो पाता, रिप्लेसमेंट हो रहा था, तो इसीलिए हम वहां पे बोले थे सैचुरेटेड, और ये क्या रहेगा, अनसैचुरेटेड। उसी तरह अगर अल्काइन में आए तो इसका भी पहला मेंबर के लिए तुमको n का वैल्यू 2 सोचना होगा, तो हो जाएगा C2H2, इसका नाम हो गया इथाइन। उसी तरह C3H4 प्रोपाइन, C4H6 ब्यूटाइन, C5H8 पेंटाइन। अब हम बोलेंगे जरा इसका स्ट्रक्चर बनाओ और बताओ तो ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो देखो वहां पे C2H2 है ना, तो C2H2 मतलब क्या, एक हाइड्रोजन इसको दो, एक हाइड्रोजन इसको दो। अब देखो यहाँ पे एक ही हाथ बिजी हुआ ना, तो यानी कि बाकी 3 हाथ कहाँ आएगा, दोनों कार्बन के बीच में आएगा। तो देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड एक्स्ट्रा आ गया ना मजबूरी में, तो इस बॉन्ड को हटा करके कोई नया सब्स्टिट्यूट एंट्री मार सकता है, इसीलिए हम लोग इसको भी क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। यानी कि अल्केन तुम्हारा सैचुरेटेड हुआ, लेकिन अल्कीन एंड अल्काइन क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एंट्री अभी ले सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अल्काइल ग्रुप में। अल्केन तो तुम लोग कब से सीखे अल्केन के बारे में, अब हम लोग आते हैं अल्काइल। तो देखो इससे ही रिलेटेड समझ में आ रहा है ना। तो किसी भी अल्केन में से अगर तुम एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर लेते हो तो तुम्हारा अल्केन अल्काइल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, तुम्हारे पास में CH4 एक अल्केन है, यानी कि मीथेन। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हम लोग माइनस कर दें तो बन जाएगा CH3, इसका नाम होता है मिथाइल। मिथाइल तो अल्केन से अल्काइल बन गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, C2H6, ये बोलो कौन सा कंपाउंड है सर, ये इथेन है। अगर इसमें से तुम एक हाइड्रोजन को माइनस करते हो तो बन जाएगा C2H5, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है इथाइल। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला में चेंज का बात करें तो देखो अल्केन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2 था। इसमें से अगर एक हाइड्रोजन माइनस करोगे तो Cn होगा, और यहाँ पे देखो H2n 2n+2 था ना, पर एक हाइड्रोजन तो निकाल लिए हैं, तो 2n+2 की जगह क्या होगा, 2n+1। तो ये हो गया हम लोग का अल्केन का फॉर्मूला, और ये होगा हम लोग का अल्काइल का फॉर्मूला। ये जो देख लो ना मिथाइल और इथाइल, इसको ना रट लो अच्छे दिमाग में, क्योंकि हम लोग जब नॉमेनक्लेचर बनाएंगे इन लोग से तो बराबर तुम्हारा मुलाकात होगा। तो जब भी CH3 को देखना बोला अरे भैया मिथाइल आए हो, अरे भैया इथाइल आए हो, तो इन लोग को याद रखोगे। अब हम लोग एंट्री मारते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फंक्शनल ग्रुप के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत 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 ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। देखो पहले डेफिनेशन समझ लो, फिर इसका एग्जांपल्स, इसको पूरा क्लियर हम लोग समझेंगे। पहले थे फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन। फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ, देखो फंक्शनल ग्रुप इज डिफाइंड एज द एटम और ग्रुप ऑफ एटम joined in a specific manner which is responsible for the characteristic chemical properties of organic compound। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कोई एटम या कोई ग्रुप ऑफ एटम अगर आके ऐड हो जाता है और उसकी वजह से अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स बदलता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल देखो, जैसे मेरे पास में मीथेन था, हम लोग डिस्कस भी किए इसको, ये हम लोग का मीथेन है। अगर मीथेन को हम चेंज करके कुछ इस तरह कर दें, जैसे इसको हम कर दें CH3OH कर दिए, तो देखो मीथेन में यहाँ पे O और H आकर के अटैच हो रहा है ना। तो अब चूंकि देखो O आया और जानते हो इसकी वजह से इस कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स बदल गया। मीथेन क्या है, एक गैस, मार्श गैस, लेकिन जैसे इसमें O और H का एंट्री हुआ तो जानते क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। देखो तो इसके वजह से देखो हम लोग का यहाँ पे OH का जब एंट्री हुआ उसके वजह से इस कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। किसको, OH। एक और एग्जांपल हो जाए, जैसे मान लेते मेरे पास में मीथेन है, इसमें कुछ रिएक्शन किए, करने के बाद भी ऐसा हमको दिख रहा है HCOOH दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे मीथेन में COOH का एंट्री हुआ, इसमें COOH ग्रुप का एंट्री होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ पे देखो इसके एंट्री की वजह से जानते हो क्या बन गया, ये पहले गैस था, अब ये क्या बन गया, एसिड बन गया, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, यानी कि मीथानोइक एसिड इसका नाम है। अब देखो इसके एंट्री की वजह से इसका कैरेक्टर बदल गया ना, ये एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जो किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का
कैरेक्टरिस्टिक्स रिफ्लेक्ट करता है और हम लोग उसको देख के समझ जाते हैं कि हाँ भैया ये कौन सा कंपाउंड है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, जैसे मेरे पास में एक कंपाउंड है कुछ इस तरह CPC और यहाँ पे ऐसे OH लगा हुआ है। अच्छा, इसका हैंड कंप्लीट करो तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन देना होगा, इसका हैंड कंप्लीट करेंगे तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन देंगे, तब इसका पूरा हैंड कंप्लीट हुआ। अब देखो हम क्या देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक फंक्शन OH आके लटका हुआ है ना, तो जानते हो इतना बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे हम OH को देखें हम समझ गए कि ये पूरा कंपाउंड क्या है, अल्कोहल है। किसकी वजह से समझ में आया हमको, OH की वजह से समझ में आया, दैट्स व्हाई OH इज द फंक्शनल ग्रुप। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको हम लोग। देखो जैसे हम एक लेते हैं CH3COOH, एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मेरा नजर कहाँ गया, COOH पे गया। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे COOH है तो हम इसको देख के समझ गए कि ये हम लोग क्या है, एक एसिड है। जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग इथानोइक एसिड भी बोलते हैं। तो देखो COOH को देख करके हम समझ गए कि ये पूरा कंपाउंड क्या है, एसिड है, दैट्स व्हाई COOH इज द फंक्शनल ग्रुप। वैसे तो बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप है लेकिन तुम लोग के बुक में 6 है और तुम लोग के सिलेबस में सिर्फ 4 पढ़ना है। तुम लोग को हैलाइड के बारे में पढ़ना है जो बहुत कम ही पढ़ना होगा, उसके बाद ज्यादा पढ़ना है तुम लोग को हाइड्रोक्सिल यानी कि अल्कोहल के बारे में, अल्डिहाइड के बारे में और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ये 2 तुम लोग को, कीटोन और ईथर तुम लोग को नहीं पढ़ना, तुम लोग के सिलेबस में नहीं है। तो अब देखो जैसे अभी तुम लोग को फंक्शनल ग्रुप देख देख के बताया ना कि हाँ ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो अब यहाँ पे देखो एक और समराइज करके लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो OH लगा हुआ है, यहाँ पे देखो CHO लगा हुआ है, यहाँ COOH लगा हुआ है, यहाँ पे X लगा हुआ है। तो ये सब जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लगा हुआ है यही क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। किस में लगा रहेगा, R में लगा रहेगा। तुम्हारा R क्या है, अल्काइल है, अल्काइल यानी कि मिथाइल, इथाइल वो सब है। जैसे अभी था ना CH3 तुम्हारा क्या है, अल्काइल है यानी कि मिथाइल, उसमें लग गया जाके जैसे OH तो क्या बन गया, मिथानॉल बन गया। ठीक है, अब जैसे तुम्हारा एक और है जैसे CH3 अल्काइल है, उसमें जाकर के तुम्हारा CHO लग गया, CHO, तो जैसे CHO लगा अभी क्या बन गया, इथानल बन गया, इथानल अल्डिहाइड ये भी। तो ये जो OH है, CHO है, COOH, ये सब क्या है, सब फंक्शनल ग्रुप है। जब तुम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखोगे तो सबसे पहले उस फंक्शनल ग्रुप पे नजर जाएगा तुम्हारा, पहचान कर दो, OH फंक्शनल ग्रुप है, CHO फंक्शनल है, COOH भी फंक्शनल है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो किसी भी कंपाउंड में ध्यान से देखोगे तो तुमको नजर आएगा C जो है ना डबल बॉन्ड O बना करके है और एक साइड में H है, एक C रहेगा, कहीं पे भी हो सकता है C रहेगा, C के साथ डबल बॉन्ड O है और H है, तो समझ जाना ये अल्डिहाइड है। हम लोग जब इसका और नॉमेनक्लेचर करेंगे तो और क्लियर होगा, अभी फिलहाल ऐसे ही समझ लो हल्का सा। फिर देखना किसी कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O रहेगा और साथ में एक OH रहेगा, तो समझ जाना ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और अगर सिर्फ तुम्हारा OH लटका हुआ रहेगा तो समझ जाना ये तुम्हारा क्या है, अल्कोहल है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, एग्जाम में पूछा भी गया है, जैसे देखो H है, C है, यहाँ डबल बॉन्ड O बनाया और यहाँ पे H बनाया, यहाँ पर भी देखो अभी किससे मैच हो रहा है, ACW जो बनाया वो किससे मैच हो रहा है, देखो इससे मैच हो रहा है ना, C डबल बॉन्ड O है और साथ में एक जगह H है, देखो C डबल बॉन्ड O है साथ में एक जगह H है और यहाँ पर भी H है, पर मेन इसको ध्यान से देखो, तो इसका मतलब क्या है, अल्डिहाइड है। एक कार्बन वाला अल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथानल बोलते हैं, मीथानल। देखो मीथानॉल नहीं बोले, मीथानल। उसी तरह अगर 2 कार्बन वाला रहा यानी कुछ ऐसा रहा, अगर देखो C रहा, यहाँ पे H3 रहा, यहाँ पे डबल बॉन्ड देखिए O रहा, यहाँ पे H रहा, यहाँ पे H रहा, तो देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है ना, तो हम समझ गए ये क्या है, अल्डिहाइड फैमिली से आया है, अल्डिहाइड फैमिली से। लेकिन 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड है ना, तो 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, इथानल बोलते हैं, इथानल। उसी तरह 3 कार्बन वाला प्रोपा, फिर 4 कार्बन वाला ब्यूटानल होगा। अब हम बात करेंगे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, देखो तो हमको कुछ ऐसा देखा, जैसे एक कार्बन वाला अगर हम बात करें, कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, कार्बन है, डबल बॉन्ड देखिए O है, फिर यहाँ पे H है और यहाँ पे मान लेते कहीं पे OH है। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बोला था, कार्बोक्सिलिक बोला था C डबल बॉन्ड O और OH रहेगा, तो देखो C डबल बॉन्ड O और OH है, इसका मतलब ये क्या है, कार्बोक्सिलिक है।
कार्बोक्सिलिक एसिड का फैमिली का पहला मेंबर कौन होता है? फॉर्मिक एसिड, ठीक है, मीथानोइक एसिड। क्या होता है? मीथानोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। मिथानोइक का फॉर्मल नेम क्या होगा? फॉर्मिक एसिड, कॉमन नेम। उसी तरह अगर दो कार्बन वाला दिखा, जैसे देखो एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन हुआ, यहाँ पे मान लेते डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे H3 है मान लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना कि कार्बन का चार चार हाथ कंप्लीट हो रहा है ना। जैसे इस कार्बन का देखो चार हाथ है, दो यहाँ, तीन, एक, चार यहाँ, ठीक है। इस कार्बन का देखो चार हाथ है ना, एक यहाँ हाथ है, और H3 मतलब तीन हाथ यहाँ पर है, तो चार चार हाथ है। तो देखो जैसे हम डबल बॉन्ड O और OH देखें, तुम समझ गए क्या है? कार्बोक्सिलिक है। लेकिन चूंकि दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक है, तो दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक को क्या बोलते हैं? इथानोइक एसिड बोलते हैं, इथानोइक एसिड। अच्छा, इसका कॉमन यानी कि ट्रिवियल नेम क्या होगा? एसिटिक एसिड। ये तुम लोग जानते हो, एसिटिक एसिड जो विनेगर में होता है। तो ये सब हम लोग का होता है ब्यूटी फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप का तुम लोग को और ज्यादा डिटेल क्लियर होगा जब हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे। अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर में। अब स्ट्रक्चर क्या है? देखो, इसको हम लोग कब से डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। स्ट्रक्चर में क्या होगा? जब तुम किसी भी हाइड्रोकार्बन को उसका स्ट्रक्चर बना के लिखते हो तो वो होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जैसे देखो मीथेन, मीथेन का हम लोग स्ट्रक्चर बनाए ना, मीथेन का स्ट्रक्चर था CHHH। ये हो गया हम लोग का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मीथेन। उसी तरह इथेन और ये सब होता है। तो इसका डेफिनेशन देख लो, हाइड्रोकार्बन आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखो हम लोग कब से ऐसे स्ट्रक्चर बना बना के देख रहे हैं ना, तो जनरली हम लोग ऐसे बना के दिखाते हैं हाइड्रोकार्बन को। द फॉर्मूला दैट शोज हाउ एटम और डिफरेंट एलिमेंट आर लिंक्ड, कैसे कैसे कार्बन आइटम या फिर डिफरेंट डिफरेंट आइटम लिंक है, वो हम लोग स्ट्रक्चर से समझते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लेकिन इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है बहुत जबरदस्त टॉपिक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है आइसोमर से। हाइड्रोकार्बन जो है बहुत सारा टाइप का है, और कुछ ऐसा हाइड्रोकार्बन है ना, जानते हो, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन उसका ना स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। एग्जाम्पल ये देखो, जैसे हम अगर बात करें, यहाँ पे देखो चार कार्बन वाला अल्केन है ना। सर आपको कैसे पता चला ये अल्केन है? अरे भाई सिंगल बॉन्ड है ना। सिंगल बॉन्ड मतलब क्या होता है? अल्केन। डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड मतलब अल्काइन। तो यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड है सब ना, और कितना कार्बन है जरा देखो तो, 1 2 3 4। तो अल्केन फैमिली में चार कार्बन वाला कंपाउंड क्या होता है? ब्यूटेन होता है। तो देखो ये ब्यूटेन हुआ, यानी कि यहाँ पे कार्बन कितना है? 4, और हाइड्रोजन कितना है? 10। गिनो को बैठ के अच्छे से। तो देखो 4 कार्बन और हाइड्रोजन 10। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी सब जगह सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, और यहाँ पर भी देखो कितना कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितना है? 10। अब देखो यहाँ भी 4 कार्बन, हाइड्रोजन 10, यहाँ भी 4 कार्बन, हाइड्रोजन 10। तो देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना, लेकिन देखो दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। इसका स्ट्रक्चर देखो स्ट्रेट लाइन, और ये हो गया ब्रांच। तो ऑल दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। देखो स्ट्रक्चर अलग हो गया ना, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोमर। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो आइसोमर मतलब क्या होगा? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत टाइप से पूछ सकता है। एक कॉमन क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि जैसे आइडेंटिफाई दी फॉलोइंग रहेगा, उसमें एक स्टेटमेंट रहेगा, लिखा रहेगा आइडेंटिफाई दी फॉलोइंग, नीचे रहेगा दी हाइड्रोकार्बन हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो तुमको सिर्फ लिखना होगा वहां पे आइसोमर, काम खत्म हो जाएगा। चलो और आगे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आइसोमर को देखो हम लोग मेनली दो डिवीजन में बांट देते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, और दूसरा आता है स्टेरियो। तो ये तो खैर सिलेबस में है ही नहीं, तुम लोग का हटा दो। अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर में। अब स्ट्रक्चर में देखो 4 यहाँ पे दिया है, जिसमें से ये दोनों नहीं है तुम लोग के सिलेबस में, बचा ये दोनों, यानी कि चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर। चेन और पोजीशन आइसोमर क्या होता है, चलो उसको नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समझते हैं। चेन आइसोमर में देखो होगा, चेन आइसोमरिज्म व्हेन टू और मोर कंपाउंड हैव अ सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये तो हम लोग अभी डिस्कस कर ही लिए हैं, बट आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। लेकिन कैसे अरेंज रहेगा? देखो स्ट्रेट और ब्रांच चेन में रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेन आइसोमर। या तो स्ट्रेट रहेगा या ब्रांच में रहेगा, इसको क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर बोलेंगे। ध्यान से, चेन आइसोमर। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 कार्बन वाला, देखो स्ट्रेट लाइन में ना 5 कार्बन वाला, तो 5 कार्बन वाला अल्केन क्या होता है? पेंटेन होता है। और यहाँ पर भी देखो
5 कार्बन है और हाइड्रोजन कितना है 12, गिनती करो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन और हाइड्रोजन देखो 3 6 8 9 12, देखो 5 कार्बन हाइड्रोजन 12, यहाँ पर देखो 5 कार्बन हाइड्रोजन 12, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन देखो स्ट्रक्चर ये स्ट्रेट लाइन में है, ये ब्रांच में आ गया। तो चूंकि दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो ये दोनों क्या हो गया आइसोमर हुआ, किसका पेंटेन का आइसोमर हुआ। अच्छा अगर हम इसके बारे में बात करें, यहाँ पर भी सेम कहानी है, देखो यहाँ पर भी 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, तो इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हुआ सेम हुआ, लेकिन इसका स्ट्रक्चर देखो इन दोनों से अलग है, इसका स्ट्रक्चर इन दोनों से अलग हो गया, तो ये तीनों क्या हम लोग का तीनों आइसोमर है, किसका पेंटेन का। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, तुमसे बोलेगा कि आइसोमर का पेंटेन का कोई 2 आइसोमर बनाइए, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ड्रॉ एनी 2 आइसोमर ऑफ पेंटेन, तो तुम लोग यहाँ से कोई भी 2 बना देना, ये 2 बना दिए या फिर ये 2 या फिर ये 2, कोई भी 2 बना देना, बोलना सर ये पेंटेन का आइसोमर है। तो आइसोमर मतलब क्या हो रहा है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला पर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये तो बात हुआ हम लोग का चेन आइसोमर का। अगर हम बात करें पोजीशन आइसोमर का, तो पोजीशन आइसोमर में हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप जो रहेगा ना उसका पोजीशन चेंज होगा, पोजीशन चेंज होगा। जैसे देखो अगर हम यहाँ बात करें, देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया ना, ट्रिपल बॉन्ड है और कार्बन कितना है 1 2 3, अब बोलो 3 कार्बन वाला अल्काइन का नाम क्या होता है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे एक कार्बन मिसिंग है, यहाँ पे एक कार्बन होगा, तो हम बात करेंगे पोजीशन आइसोमर के बारे में। तो पोजीशन आइसोमर में भी क्या होगा, तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन जो तुम्हारा स्ट्रक्चरल फार्मूला रहेगा वो अलग रहेगा, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसका पोजीशन चेंज रहेगा, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज रहेगा, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमर। देखो जैसे कि एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड देख सकते हो, जैसे ट्रिपल बॉन्ड आया मतलब ये क्या है अल्काइन है तुम्हारा, सही है। 4 कार्बन वाला अल्काइन है यानी कि ये क्या है ब्यूटाइन है इसका मतलब। अच्छा ब्यूटाइन अगर है यानी कि कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितना होता है 6 होता है। चलो काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितना 3 तो 5 और 1 6, ठीक है ये ब्यूटाइन हुआ। लेकिन इसमें देखो जो ट्रिपल बॉन्ड है राइट साइड से देखो 1 कार्बन के बाद है ना, तो ये इसका पोजीशन हुआ। अच्छा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी क्या होता है फंक्शन होता है, जैसे OH CHO COOH फंक्शनल ग्रुप होता है, उसी तरह डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हाइड्रोकार्बन का क्या होता है फंक्शनल ग्रुप होता है। अच्छा यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो ट्रिपल बॉन्ड है 4 कार्बन है, यानी कि ये भी क्या है C4H6 है, लेकिन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन देखो 2 कार्बन के बाद में है। तो यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है यानी कि जो ट्रिपल बॉन्ड है एक बार देखो 1 कार्बन के बाद है, फिर यहाँ देखो 2 कार्बन के बाद है, तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो रहा है, लेकिन तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन आइसोमर। जैसे हम एक और एग्जांपल लेगा, देखो जैसे हम कुछ इस तरह ले, जैसे C C C, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप में ले लिया OH, अब कार्बन का हैंड कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन देना होगा तब हैंड कंप्लीट होगा। यहाँ भी देखो कार्बन का 2 हैंड है तो हमको यहाँ पे 2 हाइड्रोजन देना होगा, तो 2 2 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, अपने 4 हैंड हो जाएगा। यहाँ देखो कार्बन का 1 हैंड है तो हमको यहाँ पे 3 हाइड्रोजन देना होगा, उस हिसाब से इस कार्बन का भी देखो 4 हैंड कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ देखो जो फंक्शनल ग्रुप है वो देखो 1 नंबर कार्बन पे है ना, 1 कार्बन पे है, लेकिन अगर हम इसको चेंज कर दे कुछ ऐसा कर दे, देखो H3C कर दे, यहाँ पे C, यहाँ पे C और OH यहाँ लटका दे, तो यहाँ पे हमको देना पड़ेगा 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखो 3 है तो 1 हाइड्रोजन। अब देखो सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन को चेंज कर दिया, 1 नंबर कार्बन से 2 नंबर कार्बन मिला दिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे पोजीशन आइसोमर बोलेंगे। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज क्या होगा, देखो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने का बहुत चांस है। होमोलोगस सीरीज क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ये तो हम समझ गए वाला सेंटेंस हम लोग, हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, हाँ सिमिलर स्ट्रक्चर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप, यानी कि जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सबका स्ट्रक्चर सेम होगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, बस डिफरेंस होगा CH2 का। एग्जाम्पल से समझ लो क्लियर हो जाएगा। जैसे हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं जैसे CH4, एक हम लेते हैं C2H6, एक लेते हैं C3H8, एक लेते हैं हम लोग C4H10, एक लेते हैं C5H12, ऐसे करके बहुत सारा ले सकते हैं पर ज़्यादा नहीं, 5 ही ले। देखो यहाँ पे अगर ध्यान से हम लोग देखें तो ये सभी का जो स्ट्रक्चर होगा सेम होगा। सब किस फैमिली का मेंबर है बताओ तो, सब अल्केन फैमिली का मेंबर है,
इसमें देखो सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, सबका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सब सेम रहेगा, लेकिन सब में डिफरेंस क्या चीज का आ रहा है, देखो सिर्फ CH2 का आ रहा है। अगर हम इसमें CH2 ऐड कर दें तो हमको मिलेगा C2H6। उसी तरह अगर हम इसमें CH2 ऐड कर दें तो हमको मिलेगा C3H8। हम इसमें CH2 ऐड कर दें तो हमको मिलेगा ये, फिर इसमें CH2 ऐड करेंगे तो हमको ये मिलेगा। तो देखो सबका स्ट्रक्चर सेम है, सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा, लेकिन सब में सिर्फ CH2 का डिफरेंस है, तो इसको हम लोग बोलेंगे होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन्स। अच्छा, अगर कोई बोले सर CH4 और C5H12 क्या ये भी होमोलोगस होगा? हाँ बिल्कुल होगा। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो CH2 का डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन 4 से 5 बार है, लेकिन CH2 का ही डिफरेंस है, तो ये दोनों भी क्या हो गए तुम्हारा होमोलोगस सीरीज में आएगा। उसी तरह अभी और एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे अगर हम बात करें C2H4, फिर हम बात करें C3H6, फिर हम बात करें C4H8, C4H8, उसके बाद हम बात करें C5H10, तो ये सब देखो सब अल्कीन फैमिली का मेंबर है, अल्कीन फैमिली का। तो देखो इसमें भी सिर्फ क्या चीज का डिफरेंस आ रहा है, CH2 का। अगर हम इसमें CH2 प्लस कर दे तो हमको C3H6 मिल जाएगा, तो ये हम लोग का इथीन है, ये हम लोग का प्रोपीन है। तो सब में देखो CH2 का डिफरेंस है, तो ये भी क्या हुआ हम लोग का होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन हुआ। और ऐसे करके बहुत सारा रहेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3OH, ये हम लोग का अल्कोहल फैमिली का पहला मेंबर है। अगर हम इसमें CH2 ऐड कर दें इसमें भी तो हमको मिलेगा C2H5OH मिलेगा। देखो ये हो गया हम लोग का अल्कोहल फैमिली का सेकंड मेंबर, यानी कि इथाइल अल्कोहल मिल गया। तो ये सब क्या हुआ हम लोग का होमोलोगस सीरीज हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और खूब ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या है इसको समझो। नॉमेनक्लेचर के माने होता है नेमिंग ऑफ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का जो हम लोग नाम रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। अब सवाल है कि सर नॉमेनक्लेचर का जरूरत क्यों हुआ? तो एक्चुअल में बहुत टाइम पहले 1957 से पहले जितना भी कंपाउंड था ना उसका नाम, जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसका नाम उसके सोर्स के हिसाब से था। एज फॉर एग्जाम्पल CH4, CH4 का नाम पहले मीथेन नहीं था, इसका नाम पहले मार्श गैस था। मार्श गैस क्यों? क्योंकि ये मार्शी प्लेस जो होता है ना, जो कादा वाला जगह होता है, कादा दलदल वाला जगह, वहां जो महक होता है वैसे इसका महक था, तो इसीलिए इसको मार्श गैस बुलाया था, मार्शी प्लेस में रहता था। फिर हम बात करें अगर CH3COOH का अगर हम बात करें तो इसका नाम पहले रखा गया था एसिटिक एसिड। क्यों इसका नाम एसिटिक एसिड रखा गया था? क्योंकि ये विनेगर में रहता है। ये एसिड कहाँ होता है? विनेगर में होता है। अब विनेगर का लैटिन नेम है एसेटम, इसीलिए इसका नाम एसिटिक एसिड रखा गया। उसी तरह HCOOH, इसका नाम रखा गया फॉर्मिक एसिड। क्यों भाई इसका नाम फॉर्मिक एसिड रखा गया? क्योंकि ये चीटी, जो एंट होती है ना एंट, चीटी के सलाइवा में ये एसिड होता है, इसीलिए इसका नाम फॉर्मिक एसिड रखा गया। और चीटी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? फॉर्मिका करके आता है इसका नाम, फॉर्मिक और साथ में कुछ रहता है। तो अब चूंकि देखो फॉर्मिका से एसिड मिल रहा है इसलिए इसका नाम रखा गया फॉर्मिक एसिड। अब बोलो हम लोग के पास में लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हर साल 5000 से ज्यादा नया ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर किया जा रहा है, तो सबका नाम इस तरह करके हम लोग याद रख सकते हैं? 50-60 नाम याद रखेंगे हैंग खा जाएंगे हम लोग। तो अब क्या किया जाए, 50-60 में हैंग हो जा रहे हैं लाखों लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका नाम कैसे याद किया जाए? तो उसका नाम याद नहीं बल्कि उसके नाम रखने का प्रोसेस को सीख लिया गया। नाम याद नहीं रखेंगे, उसके प्रोसेस को सीख लेंगे, और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड रैंडमली कोई भी मेरे सामने आएगा हम उसका नाम देख करके बता सकते हैं। याद नहीं है, हम पहली बार देख रहे हो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को, लेकिन देख करके हम उसका नाम बता देंगे। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। तो इतना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1957 में IUPAC जो है एक नेमिंग प्रोसेस लाता है, इसका नाम है नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर का बड़ा अच्छा प्रोसेस रहता है, बहुत सारे स्टेप्स से सीखेंगे, बहुत मजा आएगा। देखो इसमें प्रोसेस ये होता है, जब अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखोगे तो उसमें जाहिर सा बात है कार्बन तो होगा ही होगा, तो उसका नाम हम लोग कैसे रखेंगे, कैसे बताएंगे इस कंपाउंड का ये नाम है? तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसमें जितना भी कार्बन एटम होगा उसको काउंट करते हैं हम लोग, जितना भी कार्बन एटम है। जैसे हम मान लेते हैं आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए, देखो 5 कार्बन एटम है, तो पहले काउंट करो, नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5। सर कौन सा बड़ा बात है, बहुत आसान काम है? हाँ बिल्कुल आसान काम है। 5 कार्बन देखो इसमें काउंट हो गया। मान लेते फिर ऐसा देखो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे एक और लटका दिए। अब हम बोलेंगे इसको फिर नंबरिंग करो। जब इसको फिर नंबरिंग करोगे तो तुम्हारे पास देखो फिर 2 ऑप्शन है। जैसे यहाँ पर भी देखो 2 ऑप्शन था, यहाँ से काउंट करो या फिर यहाँ से काउंट करो। अगर यहाँ से करते तब भी देखो 1 2 3 4 5 तब भी होता।
अब इसमें भी देखते क्या दो ऑप्शन है, देखो अगर यहाँ से जाओगे 1 2 3, एक बच्चा ऐसे काउंट किया, अगर ऐसे काउंट करोगे देखो 1 2 3, 3 कार्बन ही काउंट हुआ ना। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसे काउंट करता है 1 2 3 4 5, तो देखो दोनों काउंटिंग में सबसे ज्यादा कार्बन कहाँ मिल रहा है, ऐसे स्ट्रेट में मिल रहा है ना। तो ध्यान रखना जब तुम लोग कार्बन को काउंट करोगे तो सबसे लॉन्ग चेन बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि जहां तहां से काउंट कर दिया, नहीं, काउंटिंग करो नंबरिंग करो पर ध्यान रहे लॉन्ग चेन बनना चाहिए। अब कोई बच्चा देखो ऐसे 1 2 3 4 5 5, यहाँ पे 1 2 3 कितना हुआ 3 हुआ, गड़बड़ हो जाएगा। अब मान लेते हैं एक और एग्जाम्पल की वजह से ऐसे ऐसा है, तो अब देखते हैं कैसे काउंटिंग होगा। यहाँ भी एक हम ऐसे ले लिया, अब काउंटिंग कैसे करेंगे, फिर भी देखो जहां तहां से काउंटिंग नहीं करना है, हम लोग काउंटिंग ऐसे करना होगा कि लॉन्ग चेन बनना चाहिए। अगर कोई काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करे सपोज यहाँ से, तो देखो आएगा 1 2 3 4 5 और नीचे आएगा 6, 6 कार्बन हुआ। तो अगर ऐसे काउंट करेगा 1 2 3 4 कितना हुआ 4, ये वाला गड़बड़ हो गया। अच्छा कोई ऐसे काउंटिंग करेगा 1 2 3 4 5 6 7, इस केस में हुआ 7, यहाँ से ऐसे आए उतरे 6, यहाँ से आए 3 4 हुआ, फिर यहाँ से गए 7 हुआ। तो काउंटिंग जब करोगे नंबरिंग करोगे देखोगे कहाँ पे सबसे बड़ा चेन बन रहा है, वही हिसाब से तुमको नंबरिंग करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर तुम्हारे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में काउंटिंग के बीच में अगर कोई सब्स्टिट्यूट या कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, एज फॉर एग्जांपल देखो ऐसे C यहाँ पे CH3 है। अच्छा इसका भी हैंड कंप्लीट कर दे, हर कार्बन के देखो 4 हैंड होता है, तो यहाँ पे देखो 1 हैंड है ना, तो 3 हैंड के बदले में 3 हाइड्रोजन आएगा, 4 हैंड हो गया। इस कार्बन के देखो 3 हैंड ऑलरेडी बिजी है, तो सिर्फ 1 हाइड्रोजन इसको दे दो, हो गया। इस कार्बन का देखो 2 हैंड बिजी है, तो 2 हाइड्रोजन दे दो। इस कार्बन का 1 हैंड बिजी है, तो इसको 3 हाइड्रोजन दे दो। अच्छा हम बोलेंगे इसको नंबरिंग करो, तो नंबरिंग के लिए देखो तुमने इसमें कितना सारा ऑप्शन है, 1 2 3 4, एक ऑप्शन एक है 1 2 3 4, ठीक है तब भी 4 हुआ। कोई बच्चा ऐसे गिनता है 1 2 3 4, तो देखो यहां से यहां अगर स्ट्रेट गए तब भी 4, वहां से यहां तक आए तब भी 4, तो क्या सर दोनों ही सही है, बिल्कुल नहीं। देखो अब यहाँ पे एक नया एक्स्ट्रा एक सब्स्टिट्यूट यानी कि मिथाइल लटक गया है ना, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में काउंटिंग यानी कि नंबरिंग उस हिसाब से करो कि तुम्हारा अल्काइल ग्रुप नियरेस्ट होना चाहिए, नियरेस्ट करीब में आना चाहिए। अगर तुम यहाँ से काउंट करते हो तो 1 2 3 3 नंबर कार्बन पे, यहाँ से काउंट करते हैं तो 2 नंबर कार्बन पे है, देखो 2 नंबर कार्बन पे रहेगा, तो सही कौन सा होगा ये वाला, राइट साइड से काउंटिंग करोगे ताकि तुम्हारा ये या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप वो नियरेस्ट आना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे CH3 नहीं होकर के मान लेते हैं अगर OH होता, एल्कोहल होता, तब भी वही होता, तब भी हम लोग राइट साइड से काउंटिंग करते ताकि तुम्हारा OH जो है वो करीब में आ जाए। अब अगर मान लेते हैं ऐसा कुछ आ गया C, यहाँ पे एक आ गया Br और यहाँ पे आ गया हम लोग का Cl यानी कि ब्रोमीन एंड क्लोरीन आ गया। अब कहाँ से करेंगे, अगर तुम स्ट्रेट जाते हो तुमको 5 कार्बन मिलेगा, उधर से अगर काउंटिंग करते हो तब भी तुमको 5 कार्बन मिलेगा। लेकिन अगर तुम लेफ्ट से काउंट करोगे तो 1 2 नंबर कार्बन पे ब्रोमीन मिल गया, और यहाँ पे अगर आएंगे तो 3 नंबर पे क्लोरीन मिलेगा, तो नियरेस्ट इस साइड से आ रहा ना, तो यहीं से चलेंगे 1 2 3 4 5 ऐसा। अच्छा अब अगर मान लेते हैं जब तुम लोग नंबरिंग करोगे, नंबरिंग करते टाइम अगर ऐसा हो कि एक जगह तुम्हारा CH3 लटक रहा है और एक जगह तुम्हारा यहाँ पे मान लेते हैं इस साइड में OH लटक रहा है, अब नंबरिंग कहाँ से करें, अगर सिर्फ CH3 होता तो यहाँ से नंबरिंग करते, सिर्फ OH होता तो यहाँ से नंबरिंग करते। सर CH3 और OH दोनों आ गया, अब कहाँ से नंबरिंग करेंगे, तो CH3 और OH में जो प्रायोरिटी देते हैं वैल्यू हम लोग देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, OH को प्रायोरिटी ज्यादा मिल देते हैं। यानी कि अगर तुम्हारे एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर CH3 और OH साथ में आ गया तो ऐसा हिसाब से काउंटिंग करो कि OH नियरेस्ट होना चाहिए, नियरेस्ट। यानी कि अगर तुम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हो तो 1 2 नंबर कार्बन पे OH रहेगा, और अगर तुम यहाँ से स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 4 नंबर पे OH रहेगा। तो ऐसा हिसाब से काउंटिंग करो कि तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप चाहे OH हो, HO हो, COOH हो, वो करीब होना चाहिए। तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5। ये सब कुछ बेसिक कंसेप्ट, अभी और हम लोग इसका न्यूमेरिकल करेंगे इसका जब हम लोग कंपाउंड का, तो और ज्यादा तुम लोगों को क्लियर होगा और ज्यादा मजा आएगा। ये इसका सिर्फ बेसिक चीज है, अभी हम लोग इसका नाम कैसे लिखते हैं वो सब भी हम लोग सीखेंगे। जैसे देखो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 एक्चुअल में है
अभी बीच में हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक हम स्किप किए हैं। हम सिर्फ तुम लोग को पहले नॉमेनक्लेचर सिखा रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से हम करेंगे। देखो अब यहाँ पे तुम लोग इसका IUPAC नेम बताना है, यानी कि इसका नॉमेनक्लेचर बताना है। तो नॉमेनक्लेचर बताने के लिए हम सबसे पहले क्या बोले, कार्बन को तुम लोग को काउंट करना होगा। कार्बन काउंट करने टाइम दो चीज तुमको ध्यान रखना होगा, पहला लॉन्ग चेन बनना चाहिए और दूसरा फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट होना चाहिए। तो पहले हमको ये बताओ, C डबल बॉन्ड O और OH को देख करके क्या समझ में आ रहा है कि कोई फंक्शनल ग्रुप है? हाँ सर, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिल है, वेरी गुड, यानी कि ओइक एसिड वाला, बहुत सही। चलो फंक्शनल ग्रुप को पहचान लिए। अब कार्बन इस हिसाब से काउंट करो कि ये फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट होना चाहिए। जैसे देखो अगर कोई यहाँ से काउंट करते हो तो 1 2 3, तो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप देखो 3 नंबर कार्बन पे आया, गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ से करते 1 2 3, हाँ ये सही है, तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप देखो 1 नंबर कार्बन पे आया। तो ऐसा हिसाब से काउंटिंग करेंगे कि हम लोग का फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट होना चाहिए, ये सही है हम लोग का। चलो अब हम लोग इसको आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है ना, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये क्या है, अल्केन है, ठीक है, याद रखोगे। अब बोलोगे सर यहाँ तो डबल बॉन्ड है, तो सिंगल डबल हम लोग कार्बन कार्बन के बीच में देखते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है दैट मीन्स अल्केन, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है अल्कीन, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है मतलब वो अल्काइन होगा। तो यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है मतलब ये क्या है, अल्केन है। अच्छा 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन वाला अल्केन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं, सही है, प्रोपेन। अच्छा प्रोपेन लिख दिए। उसके बाद में देखो यहाँ पे 1 नंबर कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को नॉमेनक्लेचर के टाइम हम लोग लिखते हैं ओइक एसिड। कैसे लिखते हैं, ओइक एसिड। और 1 नंबर कार्बन पे है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे प्रोपेन 1 ओइक एसिड। लेकिन इस ई को हटाने के बाद ध्यान रखोगे, इस ई के जगह में आके बैठेगा 1 ओइक एसिड। अच्छा हो सकता है कि अभी पहली बार बना रहे हो तुम लोग, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता होगा शायद, या टफ लगता होगा, पर और अभी 2-3 जाने दो, फिर देखना बहुत इजी लगेगा, 2-3 और कर लो हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 3 कार्बन वाला सिंगल बॉन्ड था, दैट्स वाई प्रोपेन। तो प्रोपेन में जो ई होता है, ई को हटा के हम फंक्शनल ग्रुप बैठा दिए 1 ओइक एसिड, तो इसका नॉमेनक्लेचर हो गया प्रोपेन 1 ओइक एसिड। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, इसको यहाँ पर देखो एक सब्स्टिट्यूट माने हैलाइड लटक रहा है ना, क्लोरीन। तो अब हम लोग फिर यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, पर ध्यान रहे नंबरिंग ऐसे हिसाब से करो कि तुम्हारा क्लोरीन जो हैलाइड है वो नियरेस्ट होना चाहिए। अगर कोई यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हो तो 1 2 3, तुम्हारा पहला क्लोरीन कहाँ मिला, 3 नंबर पे। और अगर कोई यहाँ से स्टार्ट करता है 1 2, तो 2 नंबर पे क्लोरीन मिलेगा ना, तो इसका मतलब सही कहाँ से होगा, लेफ्ट से होगा। तो चलो लेफ्ट से करते हैं, 1 2 3 4 5, ये स्मॉल एल होगा। अच्छा अब देखो 5 कार्बन है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड वाला अल्केन क्या होता है, पेंटेन होता है। अच्छा उसके बाद देखो यहाँ पे 2 नंबर क्लोरीन, 2 नंबर कार्बन पे क्लोरीन है, यहाँ पे 3 नंबर कार्बन पे क्लोरीन है ना, तो इसको हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे, देखो 2 नंबर और 3 नंबर पे 2 जगह क्लोरीन है ना, तो ऐसे लिखेंगे 2,3 डाइक्लोरो, 2,3 डाइक्लोरो। 2 नंबर पे क्लोरीन है, 3 नंबर पे डाइक्लोरो क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन है इसीलिए। उसके बाद देखो यहाँ पे 5 कार्बन वाला अल्केन है, तो इसका हो जाएगा पेंटेन। देखो अगर फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो पेंटेन लिखने के बाद उस फंक्शनल ग्रुप को लिखोगे, और अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा उसको छोड़ करके मिथाइल अल्काइल वाला ग्रुप रहेगा या हैलाइड रहेगा, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन ये सब रहेगा, तो पहले उसको लिखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप था, तो पहले हम लोग प्रोपेन लिखे, बाद में फंक्शनल ग्रुप के लिए ओइक एसिड। लेकिन उसको छोड़ के अगर ये लोग रहेगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन या मिथाइल इथाइल रहेगा, तो पहले उन लोग के बारे में लिखना, उसके बाद पेंटेन लिखेंगे हम लोग, ध्यान रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ देखो फिर C डबल बॉन्ड O और OH है ना, यानी कि हम लोग का कार्बोक्सिलिक है, ओइक एसिड वाला कंसेप्ट आ गया। अच्छा अब यहाँ देखो कार्बन कितना है, 2 1 2, बोलो नंबरिंग कहाँ से करें, लेफ्ट से करें। अगर लेफ्ट से नंबरिंग करोगे तो फंक्शनल ग्रुप 2 नंबर कार्बन पे आएगा, और अगर राइट से नंबरिंग करते हो तो फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर कार्बन पे आएगा। तो सही कौन सा होगा, राइट साइड से होगा। अच्छा ये फंक्शनल ग्रुप वाला है ना, तो पहले अल्केन के बारे में लिखना, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे। जैसे देखो कार्बन कार्बन के बीच में देखो सिंगल बॉन्ड है, यानी कि ये अल्केन है। 2 कार्बन है, तो बताओ 2 कार्बन वाला अल्केन क्या होता है, सर 2 कार्बन वाला अल्केन तो इथेन होता है, वेरी गुड।
तो लिखोगे इथेन। जैसे इथेन लिखे, अब उसके बाद इस फंक्शनल ग्रुप को लिखना है ना, तो इथेन का ई हटाने के बाद फंक्शनल ग्रुप को हम लोग लिखते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? ओइक एसिड, 1 नंबर कार्बन पे, तो इथेन 1 ओइक एसिड। हो गया, कितना इजी। चलो अब इसमें आते हैं। यहां देखो इस बार फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH। बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये एल्कोहल है। वेरी गुड, एल्कोहल यानी कि हाइड्रोक्सिल। जैसे कार्बोक्सिलिक के लिए लिखते हो ओइक एसिड, तो एल्कोहल के लिए हम लोग लिखते हैं ओल, OL ओल। ये हम लोग का एल्कोहल का सफिक्स, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। लेकिन सबसे पहले नंबरिंग का काम करें। अगर देखो लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, 3 नंबर कार्बन पे OH है, और अगर राइट से नंबरिंग करते हैं तो 1 2, 2 नंबर पे। तो सही कौन सा होगा? राइट साइड वाला होगा, यानी कि 1 2 3 4। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप है ना, तो पहले हम लोग वो ब्यूटेन लिख लेंगे, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप को अटैच करते हैं हम लोग। तो देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी कि ये अल्केन है। तो 4 कार्बन वाला अल्केन क्या होता है? ब्यूटेन होता है। सही है, क्या होता है? ब्यूटेन। लेकिन ब्यूटेन में देखो इस ई को हटाएंगे तब तो फंक्शनल ग्रुप को बैठाएंगे, तो ब्यूटेन डैश। अच्छा, ये फंक्शनल ग्रुप कितना नंबर कार्बन पे है? 2 नंबर पे है, तो लिखेंगे ब्यूटेन 2। और ये एल्कोहल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ओल लिखते हैं, ओल। जैसे कार्बोक्सिलिक के लिए ओइक लिखते हैं, एल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं? ओल। तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन 2 ओल। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ देखो 2 कार्बन है और 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया ना। अगर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये अल्कीन फैमिली से। अच्छा, अल्कीन फैमिली है और 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाला अल्कीन का क्या नाम होता है? इथीन होता है। क्या होगा? इथीन। इसमें देखो और कुछ एक्स्ट्रा कोई सब्स्टिट्यूट या कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो उसका जस्ट सिंपल नाम क्या होगा? इथीन। खत्म। यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो डबल बॉन्ड O और H है ना। अब देखो सिर्फ डबल बॉन्ड O है और एक H है साथ में, तो बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये हम लोग का अल्डिहाइड है। क्या है? अल्डिहाइड फैमिली से। अच्छा, अल्डिहाइड का हम लोग शॉर्ट लेटर क्या लिखते हैं? अल। जैसे कार्बोक्सिलिक के लिए ओइक एसिड, अल्कोहल के लिए ओल, उसी तरह अल्डिहाइड के लिए हम लोग लिखते हैं अल। अच्छा, अब बोलो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? सर राइट से करेंगे। अगर राइट से करेंगे तो पहले ही हम लोग को फंक्शनल ग्रुप मिलेगा 1 2 3। अब जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और 3 कार्बन है, मतलब ये क्या है? प्रोपेन है। 3 कार्बन वाला अल्केन यानी कि प्रोपेन। ई नहीं लिखे क्योंकि ई के जगह में ये आएगा। 1 नंबर कार्बन पे है ना, तो प्रोपेन 1 डैश दे करके फिर क्या लिखेंगे? अल, क्योंकि अल्डिहाइड फैमिली है तो क्या लिखेंगे? अल। हो गया, कितना इजी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये स्ट्रक्चर देख के थोड़ा तुम लोग शायद डर गए होगे, पर है बहुत सिंपल। इसको अगर हम थोड़ा कंडेंस कर दें, ये तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ना, अगर हम इसका एब्रीवेटेड फॉर्मूला यानी कि इसको कंडेंस कर दे तो कैसा दिखेगा? देखो यहाँ इस कार्बन में देखो 3 हाइड्रोजन है ना, तो ये एक्चुअल में क्या है? CH3 हम लोग का है। फिर देखो इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, यानी कि CH2 है। इस वाले कार्बन पे देखो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन नीचे है और ऊपर क्या है? CH3 है। इस वाले कार्बन पे देखो 2 हाइड्रोजन, यानी कि CH2 है। और इस लास्ट वाले कार्बन पे देखो 3 हाइड्रोजन है, यानी कि CH3। देखो ये हो गया कंडेंस हम लोग का, एब्रीवेटेड फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखो यहाँ पे एक CH3 आ गया ना, तो नंबरिंग इस हिसाब से करोगे कि चेन भी लॉन्ग होना चाहिए और साथ में तुम्हारा अल्काइल जो है वो नियरेस्ट होना चाहिए। तो अगर कोई यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 ऊपर चला जाए, या फिर अगर करें 1 2 3 4 5, अच्छा स्ट्रेट जाएंगे तो 5 काउंटिंग हो रहा है, और यहाँ से आके ऊपर घूम गए तो 4 काउंटिंग होगा। तो स्ट्रेट वाला सही है, करेक्ट। अच्छा, अब सवाल है सर राइट से आए या लेफ्ट से आए? अब जहां से CH3 नियरेस्ट होगा वहीं से आना होगा तुमको, ये समझ में आएगा, सीधा जाना है। अब राइट से या लेफ्ट से, चलो देखते हैं। 1 2 3, 3 नंबर कार्बन पे अल्काइल है। अगर लेफ्ट से जाते हो, राइट से आएंगे तो देखो 1 2 3, यहाँ पर भी 3 पर ही है। चलो बहुत अच्छा, तो कहीं से भी कर लो। अगर हम लेफ्ट से करें 1 2 3, क्योंकि राइट और लेफ्ट एक ही बात हो रहा है ना, 3 नंबर कार्बन पे तुम्हारा मिथाइल आ रहा है। याद है ना CH3 क्या है? मिथाइल है। बहुत बार इसका डिस्कशन हो गया हम लोग का। तो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप में पहले हम लोग कार्बन जितना रहता है उसका हम लोग लिखते हैं, जैसे ब्यूटेन पेंटेन लिखते हैं, उसके बाद उसका फंक्शनल ग्रुप अटैच करते हैं, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप में होता है। पर मिथाइल में, क्लोरीन में पहले इन लोग के बारे में लिखते हैं, उसके बाद कार्बन के बारे में लिखते हैं। जैसे आप देखो 3 नंबर कार्बन पर मिथाइल है तो लिखोगे 3 मिथाइल, 3 मिथाइल।
लिख दिया इसके बारे में। अब कार्बन के बारे में हम लिखेंगे। तो देखो सिंगल बॉन्ड वाला 5 कार्बन है, तो सिंगल बॉन्ड यानी कि अल्केन, 5 कार्बन है, दैट्स वाई पेंटेन। देखो 3 मिथाइल पेंटेन, कितना इजी। 8 नंबर में आओ, यहाँ पे लिखा हुआ है एसिटल डिहाइड। एसिटल डिहाइड ये तुम लोग का कॉमन नेम है, देखो ये हम लोग का है कॉमन नेम, कॉमन नेम एसिटल डिहाइड। इसका हम लोग को बताना है IUPAC नेम, यानी कि स्ट्रक्चरल नेम बताना है। तो कॉमन नेम एसिटल डिहाइड है और इसका IUPAC नेम यानी कि स्ट्रक्चरल नेम क्या होगा इसका, इथानल। इथानल एग्जाम में पूछता है ऐसा कुछ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एसिटिलीन। एसिटिलीन भी तुम्हारा कॉमन नेम है, कॉमन। जैसे कि हम लोग देखे थे ना, मीथेन का मार्श गैस था, फिर इथानोइक एसिड का एसिटिक एसिड था, मिथानोइक का फॉर्मिक एसिड था, उसी तरह इन लोगों का भी कॉमन कॉमन कुछ कुछ नेम था। उसी तरह देखो एसिटिलीन क्या है, कॉमन नेम है, लेकिन अगर हम इसका बात करें IUPAC नेम का तो होता है इथाइन। क्या होगा, इथाइन, यानी कि ये C∼CH इथाइन। तो कॉमन नेम हो गया एसिटिलीन और IUPAC नेम हो गया इथाइन। कभी कभी उल्टा क्वेश्चन पूछता है, जैसे हम लोग से बोलेगा इथानल है, इसका कॉमन नेम बताइए, तो इथानल का कॉमन नेम क्या होगा, एसिटल डिहाइड। इथाइन का कॉमन नेम क्या होगा, एसिटिलीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो यहाँ पे आगे ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर किसी कंपाउंड में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे, भाई वहीं से करो जहां पे तुम्हारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट हो। यानी कि अगर कोई देखो लेफ्ट से काउंटिंग करता है तो 1 2 3, 2 नंबर कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड आएगा। और अगर कोई राइट से अगर काउंटिंग करता है तो देखो क्या होगा, 1 नंबर कार्बन के बाद में आएगा। तो अब बोलो कौन सा करेक्ट है, सर राइट वाला करेक्ट है। क्यों, क्योंकि राइट से काउंटिंग कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड हम लोग का नियरेस्ट है, और लेफ्ट से करेंगे तो थोड़ा दूर हो जा रहा है, तो यहीं से होगा। अच्छा ट्रिपल बॉन्ड तुम्हारा जो है एक फंक्शनल ग्रुप है ना, तो तुम लोग क्या बोले, जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसको बाद में लिखोगे और कार्बन काउंटिंग पहले लिखोगे फंक्शनल ग्रुप के केस में। तो यहाँ पे देखो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन मतलब क्या होता है, प्रोप होता है। 3 कार्बन मतलब प्रोप। अच्छा 1 नंबर कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है तो प्रोप 1। अब ये तुम्हारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भाई, एल्कोहल नहीं, अल्डिहाइड नहीं, कार्बोक्सिलिक नहीं, ये क्या हम लोग का अल्काइन है। तो पहले कार्बन के बारे में प्रोप, फिर 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 आइन। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो प्रोप 1 इन लिखते, अगर डबल बॉन्ड होता तो प्रोप 1 इन लिखना होता। ठीक है, तो जब भी फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो पहले कार्बन का इंफॉर्मेशन उसके बाद फंक्शनल ग्रुप देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो फिर आ गया, यहाँ देखो COOH आ गया। COOH ये देखो किसका है, अल्डिहाइड का है, यानी कि अल। तो यहाँ से 2, तो पहले ये फंक्शनल ग्रुप है ना, तो पहले कार्बन का इंफॉर्मेशन लिखो। सिंगल बॉन्ड का 2 कार्बन यानी कि इथेन आ गया बिना ई वाला। उसके बाद 1 नंबर कार्बन पे अल्डिहाइड है तो 1 अल, तो इथेन 1 अल। इसमें आ जाओ, अरे ये तो बहुत अच्छा आ गया, ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हम लोग का अल्काइल भी है और यहाँ पे हम लोग का देखो COOH। COOH मतलब क्या, कार्बोक्सिलिक भी है। तो पहले देखते हैं चेन कहाँ बड़ा बनेगा। देखो अब यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप है तो जाहिर सी बात है काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करना चाहिए हम लोग को। तो 1 2 3, ऊपर अगर जाएंगे तो कहानी खत्म हो जाएगा हम लोग का, 3 ही हो रहा काउंटिंग। अगर ऐसा करें 1 2 3 4, हाँ ये लॉन्ग चेन बना, लॉन्ग चेन बना। अब ध्यान से देखो 2 नंबर कार्बन पे तुम्हारा क्या है, इथाइल है, यानी कि तुमको इथाइल के बारे में भी लिखना होगा, फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी लिखना होगा। अब अगर इथाइल को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो पहले इथाइल के बारे में लिखो, 2 नंबर कार्बन पे इथाइल है तो लिखोगे 2 इथाइल। 2 नंबर कार्बन पे इथाइल है, क्योंकि देखो हम बार बार बोल रहे हैं अगर इथाइल क्लोरीन ब्रोमीन आ जाए तो पहले इन लोग के बारे में लिखना होगा, उसके बाद कार्बन और फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो 2 नंबर कार्बन पे इथाइल है तो लिखेंगे 2 इथाइल। अच्छा कितना कार्बन काउंट हुआ है, 4, सिंगल बॉन्ड वाला है तो ब्यूटेन, बिना ई का लिखोगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। ई क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ई की जगह में फंक्शनल ग्रुप आएगा, क्या आएगा 1 ओइक एसिड। तो हो गया 2 इथाइल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर देखो ट्रिपल बॉन्ड लेफ्ट साइड के नियरेस्ट में आ रहा है ना, तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से करेंगे। तो हो जाएगा 1 2 3।
क्या हम लोग ऊपर नीचे मूव करें? हाँ बिल्कुल। अगर हम लोग जैसे देखो ऊपर नीचे मूव करेंगे ना तो चेन बड़ा हो सकता है। कोई अगर यही रुक गया कि सर देखिए 3 कार्बन हुआ है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास में पॉसिबिलिटी है चेन को बड़ा करने का। तो 1 2 3 ऊपर या नीचे मूव करो तो 4 कार्बन काउंट हो जाएगा। तो चलो अगर हम ऊपर मूव कर जाते हैं तो 4 कार्बन काउंट हो गया। अच्छा, लेकिन एक 3 नंबर पे जो है वो काउंट नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया हम लोग का? सब्स्टिट्यूट, यानी कि मिथाइल है हम लोग का। तो अब यहाँ पे दो चीज आ गया, ट्रिपल बॉन्ड भी है और साथ में सब्स्टिट्यूट भी है, तो दोनों को मिला के हम लोग को नेमिंग करना होगा। तो सबसे पहले नेमिंग में ये लोग आता है, मिथाइल आएगा। तो कितना नंबर कार्बन पे मिथाइल लटक रहा है? 3, तो लिखोगे 3 मिथाइल, इसके बारे में लिख दिए। अब हम लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप यानी कि ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। तो यहाँ पे कितना कार्बन काउंट हुआ? देखो 4 हुआ है ना, तो लिखोगे ब्यूट, लिखोगे ब्यूट, उसका डैश दोगे। उसका देखो कितना नंबर कार्बन पे है? 1 नंबर कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आया ना एक के बाद, तो लिखेंगे ब्यूट 1 आइन। हो गया। तो पहले मिथाइल के बारे में लिखते हैं, उसके बाद हम लोग कार्बन काउंट करके फंक्शनल ग्रुप हटा देते हैं उसमें। जैसे ये वाला 14 देखो, यहाँ देखो CHO देख रहे हो, तो CHO क्या हम लोग का? अल्डिहाइड है। CHO क्या है? अल्डिहाइड, शॉर्ट में लिखते हैं अल। तो भाई नंबरिंग वहीं से होगा, चलो करते हैं 1 2 3 4। अब देखो 4 जैसे आए, अब 4 के बाद हम लोग का 3 रास्ता है। 4 के बाद अगर ऊपर जाते हैं तो 5 कार्बन काउंट होगा, नीचे आते हैं तब भी 5, सीधा जाते हैं तब भी 5 होगा। यानी कि यहाँ पे कोई फेरबदल करने का जरूरत नहीं है, अगर हम लोग सीधे ही निकल जाए बात एक ही है। अब देखो 4 नंबर कार्बन पे 2 मिथाइल लटक रहा है और एक फंक्शनल ग्रुप है, तो दोनों को मिला के हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो पहले मिथाइल का इंफॉर्मेशन लिखा जाता है। देखो 4 नंबर कार्बन पे 2 मिथाइल है ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं 4,4 डाई मिथाइल लिखते हैं, 4,4 डाई मिथाइल, क्योंकि 4 नंबर कार्बन पे 2 मिथाइल है, तो 4,4 डाई मिथाइल। अब देखो सिंगल बॉन्ड वाला 5 कार्बन है ना, तो पेंटेन, पेंटेन बिना ई का। उसके बाद में 1 नंबर कार्बन पे अल्डिहाइड है, तो पेंटेन 1 अल, तो 4,4 डाई मिथाइल पेंटेन 1 अल। नेक्स्ट 15 नंबर देखो, यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप कौन है? OH है, तो काउंटिंग कहाँ से होगा? लेफ्ट से होगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप ही है ना, तो पहले कार्बन के बारे में लिखते हैं हम लोग। 5 कार्बन वाला सिंगल बॉन्ड है यानी कि पेंटेन, पेंटेन। फिर देखो 2 नंबर कार्बन पे अल्कोहल लटक रहा है, तो पेंटेन 2 ओल हुआ। इसमें इसमें तो खैर लिखा ही हुआ ये वाला, देखो सही लिखा हो कि नहीं चेक कर लो। यहाँ पे देखो अल्काइल भी आ गया, ब्रोमीन भी आ गया। तो अब अगर एक ही कंपाउंड में तुम्हारा अल्काइल और ब्रोमीन दोनों आ जाए तो प्रायोरिटी किसको देते हैं? प्रायोरिटी जाता है इसको, ब्रोमीन, हलाइड को जाता है, ध्यान रखोगे हलाइड, इसको हम लोग हलाइड बोलते हैं, हेलोजन फैमिली का होता है। अकेले ब्रोमीन नहीं है, अगर आयोडीन आ जाए, फ्लोरीन आ जाए या फिर तुम्हारा जो है क्लोरीन आ जाए, तो सबसे पहले प्रायोरिटी इन लोगों को देंगे। किससे पहले? अल्काइल से पहले प्रायोरिटी इन लोगों को मिलता है। तो नंबरिंग ऐसा करो कि ये पहले आना चाहिए, तो 1 2 3, सीधा जाएंगे 4, ऊपर जाएंगे तब भी 4, तो सीधे ही चले जाऊँ 4। तो 4 कार्बन काउंट हो गया हम लोग का। अच्छा, तो पहले हम लोग किसके बारे में लिखेंगे? अब इन दोनों में सबसे पहले हम लोग ब्रोमीन के बारे में लिखते हैं। तो देखो 1 ब्रोमो, सही है। 3 नंबर पर मिथाइल है, सही है, 3 मिथाइल। उसका देखो 4 कार्बन काउंट हुआ है और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो 4 कार्बन काउंट हुआ है, सिंगल बॉन्ड यानी कि ब्यूटेन हो गया। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। एक दो और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम लोग का जो है अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 13 का उल्टा है। 13 में स्ट्रक्चर दिया हुआ था, IUPAC नेम बता रहे थे। 14 में IUPAC नेम दिया हुआ है, स्ट्रक्चर हम लोग को बनाना है, और ये ज्यादा इजी होता है। जैसे देखो एक IUPAC नेम हम लोग का 3 मिथाइल पेंटेन, इसका हम लोग को स्ट्रक्चर बताना है। तो इसमें देखो रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड 3 मिथाइल पेंटेन में जो हम लोग का सबसे रूट वर्ड है वो देखो ये पेंट है, पेंट, पेंटेन। अगर पेंटेन देख रहे हो मतलब समझ रहे हो, ये अल्केन है यानी कि सिंगल बॉन्डेड, और पेंटेन है मतलब क्या? 5 कार्बन। तो सबसे पहले यहाँ पे 5 कार्बन तुम बना लो, 1 2 3 4 5। कैसे समझ में आया? पेंटेन को देख के समझ में आया कि 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला रहेगा। उसके बाद 3 मिथाइल, इस 5 में 3 नंबर कार्बन पे मिथाइल लटक रहा है, तो राइट से 3 या लेफ्ट से, कहीं से भी तुम 3 ले लो। तो चलो हम लेफ्ट से लेते हैं, 1 2 3, 3 पे मिथाइल लटक रहा है।
क्या कंप्लीट हो गया? नहीं सर, अभी ये सब कार्बन को तो भरपाई करना बाकी है। तो अब इन सब कार्बन को इन लोगों का रिक्वायर्ड हाइड्रोजन दो। जैसे देखो इस वाले कार्बन का एक ही हाथ यहाँ पे बिजी है, यानी कि इसको तुमको 3 हाइड्रोजन देना होगा। इस कार्बन का देखो 2 हाथ बिजी है, तो तुमको इसको 2 हाइड्रोजन देना होगा। तुम ऐसे भी लिख सकते हो हाइड्रोजन, ऊपर नीचे 2 हाइड्रोजन, या ऐसे मिला के सिर्फ H2 लिख सकते हो। यहाँ देखो 3 हाथ उसका बिजी है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाथ बिजी है तो 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 1 हाथ बिजी है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। हो गया, पहला वाला का देखो बन गया स्ट्रक्चर। ये तो उससे भी ज्यादा इजी हुआ। 2 नंबर प्रोप आइन। तो प्रोप यानी कि 3 कार्बन, आइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहले 3 कार्बन 1 2 3, प्रोप आइन यानी कि कोई एक नंबर कार्बन के बाद में ट्रिपल बॉन्ड है। तो लेफ्ट से 1 या राइट से 1 ले लो। चलो हम लेफ्ट से कर ले, 1 2, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब इन लोगों को हाइड्रोजन दो। इसको कितना हाइड्रोजन देना होगा? 3। इसको कितना देंगे? 2। और इसको कितना देना होगा? इसको 1 देना होगा। ये हो गया हम लोग का प्रोप आइन। नंबर 3 में हम लोग का मीथानल। मीथानल तो खैर बहुत ही आसान रहेगा। मीथ मतलब समझ लो एक कार्बन, अल है यानी कि वो डबल बॉन्ड O और H वाला कंसेप्ट है। तो भाई यहाँ पे तो कार्बन का 3 ही हाथ हुआ है भाई, तो एक और हाथ के लिए H दे देंगे। तो ये हम लोग का मीथानल। उसके बाद हम लोगों का 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो देखो 2 क्लोरो ब्यूटेन ना, तो रूट वर्ड यहाँ पे क्या है हम लोग का? ब्यूटेन का है। तो ब्यूटेन के लिए 4 कार्बन लगा दो। पहले सिंगल बॉन्ड देंगे क्योंकि यहाँ पे ब्यूटेन अल्केन बोला है, 4 कार्बन। फिर 2 क्लोरो यानी कि 2 नंबर कार्बन पे क्लोरीन लटक रहा है, यानी कि ऐसा। हो गया बस। अब सब कार्बन का हाथ कंप्लीट करो। यहाँ पे कितना हाथ देंगे? 3 देंगे। तब ये 3 और 1 देखो 4 हो गया। इसमें 2 दे देना। तो देखो इस कार्बन का भी 4 हाथ हो गया। इसका 3 हाथ बिजी है तो 1 हाथ देना और इसमें 3 देना होगा। हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ब्यूट 2 आइन। तो ब्यूट है तो पहले फिर 4 कार्बन लगा दो। उसके बाद बोला है 2 आइन। आइन मतलब क्या? ट्रिपल बॉन्ड। कहां पर है? 2 नंबर कार्बन। 2 आइन मतलब क्या? 2 नंबर कार्बन के बाद में ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर लेफ्ट से लेंगे तो 1 2, इसके बाद 3। देखो 1 2 3 हो गया। हाथ कंप्लीट करेंगे तो 1 2 3 यहाँ पर। अच्छा यहाँ पे देखो ऑलरेडी यहाँ पे 4 हाथ इसका बिजी है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन देने का जरूरत नहीं है। इसमें भी देखो इस कार्बन का भी देखो यहाँ पे 3 यहाँ पे 1, 4 हाथ बिजी है, तो इस कार्बन को भी हाइड्रोजन देने का जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पर आ जाए, इसमें देना होगा 3 हाइड्रोजन, तब कंप्लीट होगा इसका हाथ। अच्छा उसके बाद 6 नंबर में पेंटानल। तो पेंटन अल। तो पेंट मतलब क्या? पेंट मतलब 5 कार्बन। फिर बोला है अल, तो यहाँ पे पोजीशन बताया इन्होंने कहाँ पे अल है, तो समझ लेना 1 नंबर कार्बन पे अल है, तो यहीं पे ले लो। यहाँ पे H, यहाँ डबल बॉन्ड दे करके O। तो इस कार्बन का देखो 4 हाथ कंप्लीट हो गया, बाकी सबका 4 हाथ कंप्लीट कर लो। नंबर 7 में बोला है प्रोपानॉल। देखो प्रोपानॉल तो प्रोप यानी कि 3 कार्बन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, 1 2 3। फिर बोला है ओल, OL ओल यानी कि अल्कोहल। पोजीशन नहीं बताया ना कहां पर ओल है, यानी कि 1 नंबर कार्बन पे ओल है। तो एक काम करो यहाँ पे या फिर यहाँ पे 1 नंबर कार्बन पे ओल लटका दो। हो गया। अब सब कार्बन का हैंड कंप्लीट कर दो। यहाँ 2 हैंड है तो यहाँ पे 2 और हैंड दे देना होगा। यहाँ पर भी 2 हैंड है तो यहाँ पे 2 हैंड देना होगा, और यहाँ पर 3 हैंड देना होगा, तब कंप्लीट होगा। यहाँ पे हो गया। कितना इजी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है 2 ब्यूटीन। यहाँ ब्यूटीन होगा 2 ब्यूटीन। देखो ब्यूट है ना, यानी कि 4 कार्बन, 1 2 3 4। फिर देखो यहाँ पे बोला है 2 पे इन लगा हुआ है, यानी कि 2 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड। तो राइट या लेफ्ट कहीं से भी ले लो। अगर हम लेफ्ट से ले तो 1 2, 2 नंबर कार्बन के बाद डबल बॉन्ड। उसके बाद में हाइड्रोजन देके इसका हाथ कंप्लीट कर दो। 9 नंबर पे देखो हम लोग का है 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन। यहाँ पे रूट वर्ड क्या है? यहाँ पे रूट वर्ड है पेंटेन। तो पेंटेन मतलब क्या? 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। उसके बाद देखो 2,2 डाइमिथाइल। 2,2 मतलब क्या? 2 नंबर कार्बन, और 2,2 यानी कि 2/2 है ना, यानी कि 2 नंबर कार्बन पे 2 मिथाइल होगा। तो राइट या लेफ्ट कहीं से भी ले लो। अगर हम लेफ्ट से ले तो देखो 1 मिथाइल और फिर इसी पे एक और मिथाइल दे दो, जिसको हम लोग कैसे रीड करते हैं? 2,2 डाइमिथाइल, यानी कि 2 नंबर कार्बन पे 2 मिथाइल है।
अब बाकी हाइड्रोजन देके इसका हैंड कंप्लीट कर दो। उसके बाद हम लोग का मिथानॉल, तो मीथ मतलब क्या है, एक कार्बन। फिर देखो ओल अल्कोहल है, तो भाई एक कार्बन वाला अल्कोहल कैसे लिखोगे, यहाँ पे OH दे दो, उसके बाद इसका हाइड्रोजन दे करके हैंड कंप्लीट कर दो। ये हो गया हम लोग का मिथानॉल। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वैसे तो हम लोग तो सीधा क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में पहुंच गए थे, क्योंकि नॉमेनक्लेचर के बेस पर था। नॉमेनक्लेचर हम लोग सीखे थे, इसलिए उसका पूरा हम तुम लोग को न्यूमेरिकल्स करवा दिए। अच्छा, जितना भी हम लोग नॉमेनक्लेचर किए हैं वो तुम लोग का 2024-25 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करोगे। चलो अब हम लोग आते हैं कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी आते हैं। ये तुम लोग के 2024-25 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अच्छे से करोगे। लेकिन ये सारा क्वेश्चन करने से पहले जो थ्योरी हम पढ़ाए हैं पहले उसको अच्छे से समझ लेना, रिवीजन कर लेना, उसके बाद यहाँ स्टार्ट करोगे। अगर सीख करके पढ़ करके अच्छे से रिवीजन करके आओगे तो तुम लोग जो है सारा क्वेश्चन को कॉन्फिडेंट के साथ खुद से सॉल्व कर लोगे। अब बिना पढ़े अगर पहुंच जाओगे क्वेश्चन में सीधा तो हो सकता है तुम लोग को डिफिकल्ट लगे। तो चलो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग का आइडेंटिफाई करना है, ये टर्म्स जो दिया हुआ स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। पहला है यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म वेरी लॉन्ग चेन। क्या होगा इसका आंसर, कैटेनेशन। पढ़े ना हम लोग, कैटेनेशन खूब पढ़े इसके बारे में। दूसरा है कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला अलग। द आंसर इज आइसोमर। देख रहे हो, अगर पढ़ के आए हो तो खुद से कर लोगे आंसर। नंबर 3 बोला है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफर बाय CH2 ग्रुप। अब ये कौन सा हब है, ये होमोलोगस सीरीज है, होमोलोगस सीरीज। The unsaturated hydrocarbon having general formula CnH2n-2। देखो जैसे बोलेगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो दिमाग में दो चीज आएगा, अल्कीन अल्काइन। लेकिन बोला है फॉर्मूला ये है, तो भाई इस फॉर्मूला के हिसाब से ये कौन सा अनसैचुरेटेड है, सर ये अल्काइन है। क्या है, अल्काइन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 2 कार्बन एटम। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बताइए 2 कार्बन वाला, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन है, अल्केन है। तो तुमको 2 कार्बन वाला अल्केन बताना है। 1 कार्बन वाला अल्केन होता है मीथेन, 2 कार्बन वाला अल्केन क्या होगा, इथेन होगा। नंबर 6 में है द कंपाउंड विथ 3 कार्बन एटम्स हुज फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिल। कार्बोक्सिल ग्रुप का 3 कार्बन वाला बताइए। तो कार्बोक्सिल जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे थे तो हम तुमको बताए थे 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिल क्या होता है, फॉर्मिक एसिड यानी कि मीथानोइक एसिड। 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिल क्या होता है हम लोग का, एसिटिक एसिड यानी कि इथानोइक। 3 कार्बन वाला CH3 CH2 COOH। 3 कार्बन वाला कौन रहेगा, 3 कार्बन वाला होता है प्रोपानोइक एसिड। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोपानोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन में बोला है द स्ट्रक्चर ऑफ 4 हाइड्रोकार्बन्स आर शोन बिलो। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ ब्यूटीन, ब्यूटीन होगा। क्वेश्चन में है हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ ब्यूटीन आर देयर। देखो जब हम बात करेंगे ब्यूटीन का यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो इस ऑप्शन को वैसे ही हम लोग आउट कर देंगे। अब बचाइए हम लोग का 3 ऑप्शन। अब इन 3 में से हम लोग को देखना है कि ब्यूटीन का आइसोमर कितना होगा। तो ब्यूटीन का अगर हम बात करें तो ब्यूटीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C4H8 होता है ना, अल्कीन विथ कार्बन 4, ये ब्यूटीन का फॉर्मूला होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सा हाइड्रोकार्बन का यानी कि कौन कौन सा कंपाउंड का ये वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे अगर हम इसका बात करें तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है और हाइड्रोजन काउंट करोगे तो 8 हाइड्रोजन है, यानी कि हम लोग का ब्यूटीन का है। अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कार्बन है और इसमें भी हाइड्रोजन काउंट करोगे तो कितना है, 8। यहाँ पर भी देखो 4 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, यानी कि देखो तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर हम लोग को अलग अलग लग रहा है। तो इसका मतलब ये तीनों हम लोग का आइसोमर हो सकता है, किसका, ब्यूटीन का। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला था हाउ मेनी आइसोमर, तो ज्यादातर बच्चे लोग क्या करेंगे, सी ऑप्शन में टिक कर देगा। लेकिन एक्चुअल में जानते हो यहाँ पे ब्यूटीन का 3 आइसोमर नहीं है, यहाँ पे 2 आइसोमर है। अब बोलोगे सर कैसे, यहाँ तो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर अलग है। ये तो हम लोग का सर आइसोमर का डेफिनेशन है, उस हिसाब से ब्यूटीन का तो 3 आइसोमर हुआ। लेकिन नहीं, यहाँ पे एक्चुअल में
ब्यूटेन का सिर्फ 2 ही आइसोमर है। 2 आइसोमर कैसे, देखो इन तीनों में से कोई 2 ऐसा हाइड्रोकार्बन है, 2 ऐसा कंपाउंड है जिसका जानते हो स्ट्रक्चर सेम है। तुमको लग रहा है कि दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। अब 2 कौन सा है, देखो अगर हम बात करें ये वाला और इसका, तो देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और जानते हो दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है, बस खाली इसको घुमा के दिखाया है। सर कैसे, देखो अगर हम बात करें इसका, तो इसमें देखो अगर तुम यहाँ से काउंट करो या फिर यहाँ से या यहाँ से, यहाँ जो सेकंड नंबर कार्बन देख रहे हो, सेकंड नंबर कार्बन पे देखो एक CH2 और एक CH3 अटैच है डबल बॉन्ड के साथ। यहाँ पर भी देखो जो हम लोग का सेकंड नंबर कार्बन है उसमें एक CH2 डबल बॉन्ड के साथ और एक देखो CH3 अटैच है ना, यानी कि दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, बस खाली घुमा के लिखा है। तो इसका मतलब इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, ये तो आइसोमर नहीं हो सकता है। तो इन दोनों में से किसी एक को आउट कर दो, जैसे हम इसको आउट कर दिए। अब बचा ये दोनों, देखो ये दोनों का देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और दोनों का स्ट्रक्चर भी अलग है। कैसे, देखो यहाँ पे 1 2 3 या फिर यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 कार्बन के बाद हमको डबल बॉन्ड दिख रहा है और यहाँ पे देखो 1 2 2 के बाद दिख रहा है, यानी कि दोनों का हम लोग का स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी कि देखा जाए इन चारों में सिर्फ यही 2 है जो ब्यूटीन का आइसोमर बनेगा, यानी कि ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट होगा। अच्छा एक और चीज तुम लोग को बता दे, यहाँ देखो डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग अलग है ना, और डबल बॉन्ड हम लोग क्या होता है एक फंक्शनल ग्रुप में आता है। तो ये हम लोग का कैसा आइसोमर है, चेन आइसोमर है, ब्रांच है या पोजीशन आइसोमर है? द आंसर इज पोजीशन आइसोमर, क्योंकि डबल बॉन्ड का देखो पोजीशन यहाँ पे चेंज है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये भी 2 से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लोग से बोला है द स्ट्रक्चर ऑफ 4 हाइड्रोकार्बन्स आर शोन बिलो, देख सकते हैं 4 है यहाँ पे। हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ पेंटेन आर देयर? देखो पेंटेन का हम लोग को आइसोमर बताना है, पेंटेन। तो अगर हम बात करें पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो पेंटेन मतलब क्या होगा C5, यानी कि 5 कार्बन वाला अल्केन क्या होता है, पेंटेन होता है। अगर C5 है तो यहाँ पे H कितना लग जाता है 12। तुम लोग ना पेंटेन तक सबका याद करोगे, यानी कि 5 कार्बन तक सबका याद करना होगा। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड जितना है सबका, फिर कार्बोक्सिलिक है, सबका कम से कम 5 कार्बन तक तुम लोग अच्छे से याद कर लेना। तो पेंटेन का है C5H12। अब हम लोग को देखना है कि इन 4 हाइड्रोकार्बन में कौन कौन इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि आइसोमर में क्या होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हम देख सकते हैं चारों का स्ट्रक्चर लगभग अलग अलग है। अब देखना है कि किसका इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच हो रहा है, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही मैच नहीं होगा उसको आइसोमर के रेस से हम लोग बाहर कर देते हैं। तो देखते हैं कौन कौन यहाँ पे मैच हो रहा है। अगर हम बात करें पहला कंपाउंड का, इसमें अगर हम काउंटिंग करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ रहा है C5H12। अगर इसका भी हम काउंटिंग करें तो इसमें भी C5H12, यहाँ पर भी C5H12 और यहाँ पर भी C5H12। ये वह चारों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुआ। तो अब हम लोग पांचों के स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी करेंगे। अगर ऐसा होता है इन 4 में से कोई 1 2 ऐसा कंपाउंड होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही मैच नहीं होता, तो उसको हम लोग आइसोमर में डिस्कस ही नहीं करते हम लोग। पर चारों में हो गया है तो चारों का स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। चलो एक नॉमेनक्लेचर हो जाए पहले। ये तो सिंपल नजर आ रही है भाई, ये पेंटेन है और ये कैसा पेंटेन है, ये एन पेंटेन है, एन। अब ये एन पेंटेन क्या होता है हम तुम लोग को आगे कुछ स्लाइड में क्लियर करेंगे इसको। जैसे हम पेंटेन का बात करें तो पेंटेन को या कोई भी जो इस तरह का जो कंपाउंड होता है हम लोग उसको 2-3 तरीके से स्टडी कर सकते हैं, जैसे एन पेंटेन, नियो पेंटेन, आइसो पेंटेन। जो ऑर्गेनिक थोड़ा पढ़े होंगे अगर इससे पहले तो वो लोग ये सब वर्ड को सुने होंगे, तो हम आगे कुछ स्लाइड में क्लियर कर देंगे। फिलहाल के लिए याद रखो ये हम लोग का एन पेंटेन है, वेयर एन स्टैंड फॉर नॉर्मल। इन लोग को हम नहीं बोल सकते एन पेंटेन। हाँ इसमें से एक और है जिसको हम लोग बोल सकते हैं, अगर तुम लोग ध्यान दिए होगे तो पता चल गया होगा। चलो नॉमेनक्लेचर करते हैं इसका। नॉमेनक्लेचर करने का हम लोग का यानी कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताने का रूल क्या था, पहले हम लोग कार्बन काउंट करते हैं। कार्बन काउंट करने टाइम यानी कि कार्बन का नंबरिंग करने के टाइम में 2-3 चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला लॉन्ग चेन बनना चाहिए, दूसरा जो सब्स्टिट्यूट होगा या जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो नियरेस्ट होना चाहिए। ये सब बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अगर कोई बच्चा नंबरिंग यहाँ से करता है तो देखो 1 2 3, उस हिसाब से ये जो अल्काइल ग्रुप है देखो ये 3 नंबर कार्बन पे आया। और अगर कोई बच्चा अगर लेफ्ट साइड से करता है तो 1 2 देखो 2 नंबर पे आ गया, तो ये वाला सही है, लेफ्ट साइड से काउंटिंग सही होगा। तो अगर हम लिखे ऐसा 1 2 और कोई ऊपर चला गया 3, तो यहाँ पे देखो काउंटिंग बंद हो गया। लेकिन अगर यहाँ स्ट्रेट निकल जाता तो कितना काउंट होता 1 2 3 4 काउंट हो जाता।
तो अब बोलो यहाँ से ऊपर चले जाए या सीधा निकल जाए। सर सीधा निकल जाइए, क्योंकि काउंटिंग के टाइम में चेन लॉन्ग होना चाहिए, सबसे लॉन्गेस्ट चेन हमको मिलना चाहिए। तो ऊपर जाएंगे तो 3 मिला, सीधा निकल गए तो 4। तो ये वाला हम लोग का सही है। अब इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर करें, जो हम तुम लोग को पहले सिखा चुके हैं, तो क्या होगा, 2 मिथाइल, क्योंकि 2 नंबर कार्बन पे मिथाइल है, 2 मिथाइल और 4 कार्बन काउंट हुआ है सिंगल बॉन्ड के साथ, तो हो जाएगा ब्यूटेन। उसी तरह अगर हम इसको नॉमेनक्लेचर करें तो होता है 2,2। ये सेम क्वेश्चन हम तुम लोग को नॉमेनक्लेचर में करा दिए, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। 2,2 डाई मिथाइल, यहाँ पे 3 कार्बन है तो प्रोपेन। तो देखो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग हो गया। बल्कि इसको भी अगर हम साथ में ले ले तो इन तीनों का देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुआ और तीनों का देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है। ये एन पेंटेन है, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन है, ये 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन है। अब हम बात करें इसका, जब इसमें आएंगे नॉमेनक्लेचर करने के लिए तो सबसे पहले हम लोग कार्बन काउंट करेंगे। ज्यादातर बच्चे लोग देखो भूल से कैसे काउंट करेगा, ऐसे सीधा काउंट करेगा 1 2 3 और बोलेगा सर इस चेन में 3 कार्बन काउंट हुआ है। तो क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हम चेन को बड़ा कर दें? यस पॉसिबिलिटी है। अगर हम यहाँ से काउंट करें, देखो 1 2 3 4 5, ये देखो लॉन्ग चेन बनाना। जैसे हम इसको काउंट किए तो हम ध्यान देंगे सेम काउंटिंग तो यहाँ पर चला है, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, यानी कि पहला कंपाउंड एंड लास्ट वाला कंपाउंड दोनों सेम है। तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि अब जैसे मैक्सिमम बच्चे लोग यहाँ पे गलती क्या करेगा, देखेगा चारों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, चारों का स्ट्रक्चर अलग है, तो टिक करेगा कहाँ, डी में। बोलेगा सर ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 4 आइसोमर बन रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे एक्चुअल में 4 नहीं बल्कि 3 आइसोमर है, क्योंकि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है और देखो दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है। वो तुम लोग को कंफ्यूज करने के लिए दो CH3 से नीचे लटका दिया है, पर दोनों का देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम है, यानी कि ये लोग आइसोमर के रेस में है ही नहीं, तो किसी एक को हटाओ, तो हम इसको ही हटा दे रहे हैं। अब बचा 3, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों का सेम है लेकिन तीनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है। तो इसीलिए देखा जाए तो यहाँ पे पेंटेन का कितना आइसोमर बन रहा है, 3 बन रहा है, ये वाला गलत रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द स्ट्रक्चर ऑफ 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर शोन। देख सकते हैं ए से लेकर के एफ तक हम लोग के पास में 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्वेश्चन में है आइडेंटिफाई 2 ऑफ द कंपाउंड्स, हम लोग को यहाँ पे 2 कंपाउंड आइडेंटिफाई करना होगा दैट आर मेंबर ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज। अब ये होमोलोगस सीरीज देखो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, जैसे जो होमोलोगस सीरीज होगा कंपाउंड्स का, उन लोगों का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो पहले सेम होगा। जनरल फॉर्मूला मतलब क्या है, जैसे देखो जैसे हम बात करें CnH2n+2, ये किसका जनरल फॉर्मूला है, अल्केन का। अब इसमें इसका जो भी इसका कंपाउंड्स होगा, जैसे मीथेन है, इथेन है, तो देखो मीथेन का अगर हम पूछेंगे जनरल फॉर्मूला तो यही बताओगे। अगर हम बोलेंगे प्रोपेन का जनरल फॉर्मूला यही होगा, अगर बोलेंगे पेंटेन का जनरल फॉर्मूला यही होगा। तो अल्केन फैमिली में जैसे हम बोले मीथेन से लेकर के पेंटेन या फिर पूरा डेकेन तक अगर हम बात करें तो सबका देखो जनरल फॉर्मूला सेम है, सबका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। तो अल्केन फैमिली का वो 10 क्या है, होमोलोगस सीरीज में आएगा, पूरा मीथेन से लेकर के पूरा डेकेन तक। लेकिन सब में डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ CH2 का डिफरेंस होता है, जैसा कि हम लोग डेफिनेशन में डिस्कस किए थे। होमोलोगस सीरीज में जितना भी कंपाउंड्स होता है उसमें सिर्फ CH2 का डिफरेंस होता है, लेकिन सबका जनरल फॉर्मूला सेम होगा। जैसे अगर हम बात करें अल्कीन का तो CnH2n, तो अगर हम बात करेंगे अल्कीन में, जैसे हम बात करें अगर प्रोपीन का, तो प्रोपीन का जनरल फॉर्मूला यही होगा, हेक्सीन का जनरल फॉर्मूला यही होगा। तो प्रोपीन, हेक्सीन, ब्यूटीन, पेंटीन जो भी है सब अल्कीन का होमोलोगस सीरीज का मेंबर है। सब में डिफरेंस क्या होता है, CH2 का, जो हम लोग केमिकल इक्वेशन से भी इसको हम लोग समझे थे। तो होमोलोगस सीरीज में ध्यान रखना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि जनरल फॉर्मूला सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, बस वहां पे सिर्फ CH2 का डिफरेंस आएगा। तो चेक करते हैं कि 6 में से कौन कौन जो है होमोलोगस सीरीज का मेंबर है। जैसे अगर हम ऑप्शन नंबर ए का बात करें तो देखो ऑप्शन ए में देख सकते हैं डबल बॉन्ड का कंपाउंड है यानी कि अल्कीन, और कहीं पर देखो डबल बॉन्ड है। अब बोलोगे सर यहाँ डबल बॉन्ड है, पर हम इसका बात नहीं कर रहे। यहाँ देखो डबल बॉन्ड C और O के बीच में ना, ये नहीं चलेगा। अल्कीन अल्केन इसमें जो डिफरेंस होता है वो देखो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है अल्केन,
कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है अल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन होता है। पर यहाँ देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है तो ये अल्कीन नहीं है, ठीक है ना, तो ये अल्कीन है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। और चेक करो कहीं डबल बॉन्ड है तो हम लोग को मिला यहाँ एफ में मिला, यहाँ देखो एफ में भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, ये 4 कार्बन वाला है तो 4 कार्बन वाला डबल बॉन्ड कंपाउंड क्या होता है, ब्यूटीन होता है। और डबल कार्बन वाला क्या होता है, 2 कार्बन वाला इथीन होता है। तो देखो ये इथीन है ये ब्यूटीन है, दोनों ही अल्कीन फैमिली का मेंबर है ना। डिफरेंस कहाँ आएगा, CH2 का। अगर इसमें हम 2 बार CH2 लगा दें, एक बार CH2 लगाएंगे तो प्रोपीन बनेगा, एक बार और CH2 लगाएंगे तो ब्यूटीन बन जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गया, होमोलोगस सीरीज का मेंबर हुआ। तो कौन कौन आया आंसर में, A एंड F। तो चेक करते हैं B के साथ में। यहाँ देखो B के साथ में डबल बॉन्ड O और OH है ना, तो बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का होमोलोगस सीरीज का बात करें तो पहले आता है मिथानोइक एसिड यानी कि फॉर्मिक एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं, फिर आता है इथानोइक एसिड, फिर प्रोपानोइक ऐसे करके आता है। तो यहाँ देखो एसिटिक एसिड यानी कि हमको कार्बोक्सिलिक मिला, कहीं और देखो कार्बोक्सिलिक है नहीं है, तो इसका होमोलोगस अवेलेबल नहीं है। अगर हम सी का बात करें तो देखो सी में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का है ना, सिंगल बॉन्ड देखो कौन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन का कंपाउंड है, मतलब ये क्या है, ब्यूटेन है। तो हम देखें क्या अल्केन फैमिली का और कोई अवेलेबल है, यहाँ पे देखो अल्केन फैमिली और अवेलेबल नहीं है। अब बोलोगे सर ये अल्केन फैमिली अवेलेबल है, पर इसको अगर तुम लोग देखो, इसका देखो स्ट्रक्चर अलग है। यहाँ पे ये हम लोग एक्चुअल में देखो 2 मिथाइल प्रोपेन है, तो ये नहीं चलेगा। होमोलोगस में सिर्फ CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर तुम इसमें CH2 लगाओगे तो ऐसा नहीं कि तुमको ये मिल जाएगा, दोनों तो सेम है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो होमोलोगस में कब आएगा, जब CH2 का डिफरेंस हो। इन दोनों में देखो CH2 का डिफरेंस नहीं, यहाँ भी 4 कार्बन यहाँ भी 4 कार्बन। अब बहुत बच्चे लोग क्या देखते हैं, सर ये दोनों अल्केन फैमिली का मेंबर है तो होमोलोगस में टिक मार दे। नहीं नहीं, हम दोनों को बार बार बोले हैं, होमोलोगस मतलब क्या होगा, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में CH2 का डिफरेंस आना चाहिए, चाहे 1 बार का डिफरेंस हो, 2 बार का, 3 बार का, जितना बार का भी हो, बस वहां पे CH2 का डिफरेंस आना चाहिए, तब वो होमोलोगस होगा। पर यहाँ देखो 4 कार्बन यहाँ भी 4 कार्बन, तो CH2 का डिफरेंस कहाँ है, जिसको हम लोग होमोलोगस नहीं बोल सकते, तो ये भी नहीं चला। अब आते हैं डी में। डी में देखो यहाँ पे एक कार्बन में OH लगा हुआ है ना, अगर कार्बन में इस तरह करके सिंगल बॉन्ड देखे, OH मतलब ये क्या है, एल्कोहल फैमिली का है। एल्कोहल फैमिली का पहला मेंबर कौन होता है, मिथानॉल, ठीक है, और जिसको हम लोग मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। सेकंड मेंबर होता है इथानॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे देखो क्या अल्कोहल फैमिली का कोई और अवेलेबल है, नहीं है, यानी कि इन 6 में सिर्फ A एंड F जो था वो अल्कीन फैमिली से होमोलोगस सीरीज में आएगा। तो सिर्फ आंसर लिखेंगे A एंड F और कुछ स्टेटमेंट देने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, the compounds which does not have a double bond in its structure। हम लोग बताना है इन चारों में से किसके स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड नहीं आता। अगर देखो तुम लोग सीखे हुए हो, अगर इसका स्ट्रक्चर तुम लोग के दिमाग में रहेगा तो एग्जाम में तुम लोग डायरेक्ट टिक कर देना कि हाँ किसमें स्ट्रक्चर नहीं। जैसे हमको लग रहा है कि जैसे इथानॉल में, इसमें हो सकता है कि डबल बॉन्ड ना हो, ये शायद जैसे अगर हमको पता है उसका दिमाग, मेरा दिमाग में अगर उसका स्ट्रक्चर पूरा घूम रहा है तो हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को अभी स्ट्रक्चर उसका दिमाग में नहीं है तो पहले उसका स्ट्रक्चर सीख लो, एक बार सीख लोगे फिर इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तो आराम से तुम लोग इसको कर सकते हो। जैसे अगर हम पहले बात करें इथीन का, तो देखो इथीन यानी कि अल्कीन देख के हमको समझ में आ रहा है कि भाई ये डबल बॉन्ड फैमिली है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाने जाए तो कुछ ऐसा होगा, ऐसे यहाँ पे H यहाँ पे H, देखो इसमें डबल बॉन्ड है पर क्वेश्चन बोला है कि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये नहीं होगा ऑप्शन, ये गलत हो गया हम लोग का। फिर अगर हम बात करें इथानोइक एसिड का, इथानोइक एसिड, तो इसके लिए देखो अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो C यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे करके O और यहाँ पे OH होता है। ये हम लोग का इथानोइक एसिड का स्ट्रक्चर, एग्जाम में स्ट्रक्चर बनाने भी आता है, बोला जाएगा ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर इथानोइक एसिड, तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाओगे। तो यहाँ पर भी देखो डबल बॉन्ड आ गया ना, नहीं चलेगा। अच्छा ये मत बोला कि सर यहाँ तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये तो चल सकता है। यहाँ ये नहीं बोला कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, बस क्वेश्चन में बोला कि डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया है, चाहे वो CO के बीच में हो या CC के बीच में हो। फिर हम बात करेंगे मीथानल का, तो एग्जाम में इसमें भी स्ट्रक्चर बनाने बोलता है। तो अगर तुम मीथानल का स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ ऐसा दिखता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H और यहाँ एक और H होता है।
तो यहाँ पे देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया ना, तो क्वेश्चन ये बोला है कि किसके बीच में डबल बॉन्ड नहीं आएगा, तो इन तीनों के बीच में आ गया, मतलब ये हम लोग का ऑप्शन तीनों इनकरेक्ट है। अब बात करते हैं इथानॉल का स्ट्रक्चर, चलो इसको बना के देख लेते हैं। तो ईथ है यानी कि पहले 2 कार्बन बना देंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इसमें लगा देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिए, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा करके यहाँ पे एक OH दे देंगे, और यहाँ पर भी हम लोग को एक H देना होगा। देखो तो अगर इसको हम लोग क्लस्टर करेंगे तो आ जाएगा, देखो C2H5OH आ जाएगा, तो 6 हाइड्रोजन एक O होता है। तो देखो यहाँ पे इथानॉल में देखो कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है ना, तो क्वेश्चन में बोला था किसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा, तो इथानॉल सही है। अब अगर तुम लोग इसका स्ट्रक्चर अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में स्ट्रक्चर बनाने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ तुमसे पूछा है कि किसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा, बस देख करके तुम इथानॉल में टिक कर देना। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जाम में आ गया ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर इथानोइक एसिड, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर मीथानॉल, तो फिर तुम लोग स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा उस टाइम में। फिलहाल देखो यहाँ पे हो गया। एक चीज देखो हमेशा याद रखोगे, जैसे मीथानॉल है ना, यानी कि जो अल्डिहाइड फैमिली होता है, अल्डिहाइड फैमिली में ऑलवेज डबल बॉन्ड होता है C और O के बीच में। अगर हम बात करें इथानोइक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का मेंबर है, तो यहाँ पर भी ऑलवेज C और O के बीच में डबल बॉन्ड होता है। और अगर बात करें अल्कीन का, तो भाई ये तो डबल बॉन्ड के लिए ही फेमस है, लेकिन जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल में कभी भी डबल बॉन्ड नहीं आता है। तो अगर इसको भी तुम लोग याद रखोगे तो एल्कोहल जब भी देखोगे इथानॉल टिक कर दिया। अब इथानॉल आए या प्रोपानॉल आए या मीथानॉल कुछ भी आए, जितना भी अल्कोहल होता है कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं होता है, तो उस हिसाब से भी हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, एन एग्जांपल ऑफ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो ये हम तुम लोग को उस टाइम में जब हम एलिफैटिक एंड क्लोज, जब हाइड्रोकार्बन का हम लोग टाइप्स देख रहे थे, उस टाइम भी हम लोग इसको सीख लिए थे ना। अगर तुम लोग को वो याद है तो इसका आंसर तुम लोग खुद से दो, एन एग्जांपल ऑफ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। साइक्लिक में कौन आया था, देखो एक ही एग्जांपल हम लिए थे ना, किसका, बेंजीन का, वहां पे उसका हम लोग स्ट्रक्चर भी बनाए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन विद सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, अब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कौन सा हाइड्रोकार्बन बनाता है, सर अल्केन बनाता है। तो हम लोग से बोला है जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन विद सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। देखो यहाँ पे एग्जाम में या यहाँ पर भी देखो डायरेक्ट पूछ सकता था ना कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला बताइए, पर तुम लोग को घुमा के पूछ रहा है, तुम लोग से पूछ रहा है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला। अब बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाएगा, तो तुम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको कंप्लीट करो। जैसे बोलेगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड तो तुम्हारे दिमाग में आएगा अल्केन। अब अल्केन का तुमको फॉर्मूला बताना है, तो बताओ इसमें से कौन सा होगा अल्केन का, ऑप्शन नंबर 1 ये हम लोग का अल्केन हुआ। नंबर 2 किसका है, अल्कीन। नंबर 3 किसका है, अल्काइन। देखो ये अल्केन का फॉर्मूला है, ये किसका होता है, अल्कीन का, ये अल्काइन का, ये किसी का नहीं होता, मैं इसी लिख दिए थे, वो किसी का नहीं है। नंबर 8, द IUPAC नेम ऑफ फॉर्मिक एसिड। देखो इस पर भी हम लोग का काफी डिस्कशन हुआ है। फॉर्मिक एसिड देखो एक कॉमन नेम है, कॉमन ट्रिवियल नेम है, कॉमन नेम है। बहुत सारा ऐसा कंपाउंड है जिसका कॉमन नेम भी है और केमिकल नेम भी है, यानी कि IUPAC नेम, स्ट्रक्चर नेम। तो ये फॉर्मिक एसिड तुम्हारा क्या है, कॉमन नेम है। तुमको इसका IUPAC नेम बताना है, यानी कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वाला बताना है। तो फॉर्मिक एसिड के लिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 मिथानोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बहुत ही इजी है। तुम लोग को जो हम फंक्शनल ग्रुप समझाए थे, अगर वाला टेबल तुम लोग को याद होगा तो इसका आंसर उम्मीद है तुम लोग खुद से ही कर पाओगे। देखो कॉलम ए में देखो यहाँ पे 3 नाम रखा है फंक्शनल ग्रुप का, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एंड अल्कोहल। अब देखो एल्कोहल का, अगर हम एल्कोहल से अगर हम स्टार्ट करें तो एल्कोहल का पहचान क्या होता है, उसमें OH रहता है, यानी कि 3 के लिए कौन सा करेक्ट होगा, ए। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कौन फेमस है, सर COOH फेमस है। जैसे होता है ना HCOOH, मिथानोइक एसिड CH3COOH, इथानोइक एसिड CH3CH2 COOH, प्रोपानोइक एसिड। तो देख लो COOH है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COOH। और अगर हम बात करें एल्डिहाइड का तो भाई एक ही बचा, तो ये क्या होगा, CHO। तो तुम लोग देखो हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं ना क्वेश्चंस के बीच में, या जो थ्योरी में हम पढ़ाए हैं उसको अच्छे से कर लो। अगर पूरा अच्छे से समझ जाते हो तो टॉपिक सेम रहेगा, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग उन लोग का हो सकता है। तो एक बार अगर पूरा थ्योरी और ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर अगर समझ गए तो तुम लोग को और बुक स्टडी करने का जरूरत नहीं है, कहीं और वीडियो देखने का भी जरूरत नहीं कि पता नहीं यहाँ पर किए हैं तो सेटिस्फाई हुए कि नहीं,
या और हम लोग को पढ़ना जरूरी है एग्जाम के लिए, कुछ जरूरी नहीं है। बस इसी को, मेरा वीडियो को अच्छे से देखो और जितना हम बीच में एक्सप्लेन करें उसको भी समझना। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके चले गए, हम जो बीच में एक्सप्लेन करें उसको भी अच्छे से समझोगे। ऑर्गेनिक में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, पूरा 14 में 14 अटेम्प्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग अ ट्रिपल कार्बन कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ देखो 4 ऑप्शन है, हम लोग को बताना है कि कौन सा ट्रिपल कार्बन कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड है। तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ आता है? कार्बन कार्बन के बीच में अल्काइन में आता है। किस में आता है? अल्काइन में आता है। जरा बताओ तो अल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। तो हम लोग को बताना है यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा अल्काइन फैमिली का मेंबर है ना? क्या बोला है? ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग ट्रिपल कार्बन कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड। तो ट्रिपल ट्रिपल कहाँ बनेगा? अल्काइन में। यानी कि एक्चुअल में ये लोग पूछना चाहता है कि बताइए इन चारों में से कौन सा अल्काइन फैमिली का मेंबर है। तो ये अल्काइन का फॉर्मूला होता है। जैसे मेरा पहला ऑप्शन है देखो C3H4, तो हम पहला ऑप्शन है, हम यहाँ 2 से स्टार्ट करें, सेकंड ऑप्शन से स्टार्ट करें। यहाँ देखो C3 है ना, यानी कि N के जगह में क्या बैठाओगे? 3 बैठाओगे, तो H कितना हो जाएगा? देखो 2 3 6, 6 - 2 क्या होगा? 4, C3H4। पर यहाँ तो C3H6 है, मतलब ये नहीं चलेगा, कट। अगर हम बात करें इसका ऑप्शन 3 को अगर चेक करें हम, तो फिर यहाँ देखो 3 है और हाइड्रोजन कितना है? 8, पर हमको हाइड्रोजन कितना चाहिए? 4। यहाँ पे देखो C4H10, अगर हम C4 का बात करें यानी कि N के जगह 4 बैठा के देखें ऑप्शन 4 के लिए, तो यहाँ पे 2 4 8 और 8 - 2 क्या होगा? 6। यानी कि C4 के साथ क्या आएगा? H6 आएगा। यानी कि ये भी हम लोग का गलत है। इन तीनों में से कोई भी हम लोग के ट्रिपल बॉन्ड यानी कि अल्काइन फैमिली का मेंबर नहीं है। अब बचा ये, और ये वैसे भी चेक हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर ऑफ पेंटेन। पेंटेन का हम लोग को आइसोमर यहाँ पे बनाना होगा। तो अगर हम पहले एन पेंटेन यानी कि नॉर्मल पेंटेन लिखें तो कुछ ऐसा होता है। देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, और यहाँ पे सिर्फ पेंटेन है हम लोगों का, तो सब में सिर्फ हाइड्रोजन कंप्लीट करूँ, सब में हाइड्रोजन लगाएंगे, सब में हाइड्रोजन कंप्लीट करेंगे। अब देखेंगे क्या इससे रिलेटेड हम कुछ और बना सकते हैं। ये तो हम लोग का एन पेंटेन हुआ, क्या इससे रिलेटेड हम और कुछ बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ट्राई करते हैं कुछ ऐसा। देखो अगर हम ऐसा करते हैं सी 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 यहाँ ले, और इस वाले सी में एक सी यहाँ पे लटका दे अगर, तो अभी भी देखो मेरा 5 कार्बन है। अगर हम हाइड्रोजन कंप्लीट करें तो 1 2 3 1 2, यहाँ देखो इस कार्बन का ऑलरेडी 3 हाथ है, तो 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, देखो ऐसे 3 हाइड्रोजन। और ये वाला जो कार्बन बचा इसका भी 3 हाइड्रोजन बैठाओ, 1 2 3, तो देखो इस कार्बन का भी देखो 4 हाथ कंप्लीट हो गया। तो चेक करो पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C5H12 होता है। तो यहाँ देखो C5H12 सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पर भी देखो C5H12 सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन देखो दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। अगर हम बोलेंगे इसका नॉमेनक्लेचर करो, तो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में इसका नॉमेनक्लेचर किए थे ना ऐसा, तो अगर नॉमेनक्लेचर करेंगे तो आएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन आएगा। यानी कि दोनों क्या है? पेंटेन का आइसोमर है। एक और आइसोमर ड्रॉ करते हैं, ये वाला ऐसा। अगर हम इसका हाथ कंप्लीट करें हाइड्रोजन से, इसका भी हाइड्रोजन से अगर हम लोग कंप्लीट करें, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दे दिया ऐसे, इसका देखो बीच वाले कार्बन का ऑलरेडी देखो 4 हाथ कंप्लीट है। यहाँ पे अगर हम करते 3, तो देखो यहाँ पे हम लोग जो लिए हैं इसको, यहाँ पर देखो 4 कार्बन, सॉरी 5 कार्बन आ रहा है, इसका भी कंप्लीट कर दो पहले। यहाँ देखो 5 कार्बन आ रहा है और हाइड्रोजन भी अगर काउंट करो तो कितना आएगा? 12। अच्छा ये स्ट्रक्चरल है, इसको हम लोग कंडेंस करके भी लिख सकते हैं ना। कंडेंस यानी कि एब्रिवेटेड में अगर इसको लिखना चाहोगे, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अब कुछ बच्चे लोग देख के बौखला जाएगा, सर लिख दिए। हालांकि ये बहुत सिंपल चीज़ है, खुद से लिख के देखो ईजी लगेगा, मेरा बना हुआ देखो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। अगर हम इसको एब्रिवेटेड यानी कि कंडेंस कर दे कुछ ऐसा दिखेगा। देखो यहाँ पे CH3 है ना, तो यहाँ पे ऐसे एक बार में लिख देंगे, ये हो गया कंडेंस फॉर्मूला। यहाँ पर भी देखो CH3 है, यहाँ पर भी देखो CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है। तो कितना सिंपल लग रहा है ना। ये कंडेंस यानी कि एब्रिवेटेड फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन है, और ये स्ट्रक्चरल था हम लोग का। तो यहाँ पर भी अगर देखोगे, देखो यहाँ पे 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है ना, तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो इन लोग दोनों के जैसा हुआ, लेकिन इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है। इसका अगर नॉमेनक्लेचर करेंगे तो पिछले क्वेश्चन में किए थे तो क्या आया था? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन।
तो ये तीनों हम लोग का पेंटेन का आइसोमर हुआ। क्वेश्चन में यही बोला था, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्ट्रक्चर बना करके सबका नॉमेनक्लेचर लिख देना। इसके लिए जैसे लिख दिया तो यहाँ भी लिख देना 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, और इसके लिए सिर्फ लिख देना N पेंटेन यानी कि नॉर्मल पेंटेन। तो इसके साथ हम लोग का ये वाला सेट पूरा कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोग डिस्कशन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर किए। देखो यहाँ पे हम जो क्वेश्चन तुम लोग के लिए बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद ये क्वेश्चन ला रहे हैं, ताकि तुम लोग के लिए एकदम वो एक्सपेक्टेड रहे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फर्दर अभी हम लोग जो है और भी कुछ पार्ट लाएंगे, जिसमें हम लोग जो है पूरा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका भी हम लोग का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो डिस्कस करेंगे, और उस पर बेस्ड भी हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन सब अच्छे से करोगे, क्योंकि हम क्वेश्चन बनाने में देखो टाइम दे रहे हैं, यानी कि उसको रिसर्च करके लाना पड़ रहा है, ताकि तुम लोग एग्जाम में पूरा फुल मार्क्स अटेम्प्ट कर पाओ। तो ये वाला अच्छे से रिवीजन कर लो। इसके बाद वाला जो हम वीडियो अपलोड करेंगे उसको भी मन लगा कर देखना, इस हिसाब से तुम लोग का ऑर्गेनिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी थोड़ा सजेस्ट कर दो कि हमारा वीडियो को देखें, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा दोस्त है जो वो भी बहुत परेशान है। तो दोस्त वही होगा ना जब तुम उसको हेल्प करोगे। मालूम होगा जब एग्जाम हो गया, तुम जाकर ये एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, अपने दोस्त को निकल के बोलेगा अरे भाई हम तो इम्तियाज सर का वीडियो देख रहे थे, वहां से हम पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। उस टाइम तुम्हारा दोस्त बोलेगा भाई हमको ही बता देता, कितना अफसोस होगा ना। तो इसीलिए अपने दोस्त को भी थोड़ा सजेस्ट करो कि भाई हमारा वीडियो देखे, ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैनल MS इंस्टीट्यूट ICSE 10 2024 एंड 25 बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर बायोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट के लिए वर्क कर रहा है, जो कि तुम लोग के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा। अगर तुम लोग को लगे कि सच में हमारा चैनल तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है और तुम लोग के लिए वीडियो बहुत ज्यादा फायदेमंद है, तो तुम लोग हर वीडियो के लिए ₹10 एज गुरु दक्षिणा पेड कर सकते हो, अगर पॉसिबल हो तो। साथ ही साथ जो बच्चे पेड करेंगे, पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना नाम, क्लास और उस सेट का नंबर उसी पेमेंट वाले नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, ताकि अगर उस क्वेश्चन में कोई डाउट रहे, उस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन में अगर तुम लोग को डाउट रहे, हमको जब मैसेज करोगे तो हम उस क्वेश्चन को यानी कि उस तुम्हारे डाउट को पूरा क्लियर कर पाएंगे।